ये एडिटोरियल है, इसमें हम लोग इसमें हम लोग पतंजलि रामदेव बाबा का देखेंगे हाल, कितना बुरा हाल है इनका, ठीक है, कोरोना वायरस को लेके इम्पैक्ट करेगा ही ना। अभी देखिए दूसरा बयान दिया है, हाँ वो ICMR भी तो वही बोला है, ये वो करके वो तत्व को बदलना चाह रहा है, ठीक है, जो गलत बात है। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या था। कोरोनिल और पतंजलि का एथिकल कंसर्न है, एथिकल इश्यू है, ये फिर से आ गया ना, बैक टू बैक देखो 3 दिन एथिक्स आया है। देखो न्यूज़ में भी काफ़ी अच्छा एथिक्स मिल सकता है, अपना अपना ले लो सिलेबस, रखो हाथ पे, ठीक है। दूसरा हम लोग देखें FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, पाकिस्तान का बात आ जाएगा यहाँ पे, कैसे काम करता है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में आपको मिल जाएगा नीचे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है कोमल। इसमें क्या होगा, FATF कहाँ पे रिलेवेंस है, पेपर 2, पेपर 2 का सबसे लास्ट पार्ट देखो, वहाँ पे इसका तुम्हारा सिलेबस के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डू नॉट जज हिस्ट्री थ्रू योर ओन आइडियोलॉजिकल प्रिज्म। वो याद करो, यहाँ पे कुछ बताया गया था, केरला में मोपला अपराइजिंग हुआ था, कई बात किए थे, मोपला अपराइजिंग हुआ था। तो इसमें क्या है कि इसको आप बोला कि आइडियोलॉजिकल चश्मे से देखना बंद करिए हिस्ट्री को। आप कम्युनिस्ट हो सकते हैं, आप सोशलिस्ट हो सकते हैं, वो अलग है, मगर जो हिस्ट्री है उसको गलत तरीके से नहीं देखा जाए। मोपला अपराइजिंग को लेकर तो हम करेंगे, बहुत अच्छा है, हिस्ट्री का आ गया है जी, टोटल लिंक कर देगा आपका मॉडर्न इंडिया से। तो आज ये 3 टॉपिक देखेंगे, और जो पहला टॉपिक है कोरोनिल और पतंजलि का, ये 2 एडिटोरियल का कोलैबोरेशन है, 27 जून का और 28 जून का, दोनों ही हिंदू पेपर में आए हैं, ठीक है। आप लोग मत समझिएगा कि एक 3 एडिटोरियल है तो 3 का नहीं, ऐसा नहीं है, ये 3-4 का भी समावेश है, मिक्सचर है, निचोड़ के दिया गया है, प्रयास किया गया है। अब देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो पहला है पतंजलि केस है, ये कहाँ पे आता है, पेपर 4 में आ जाता है। क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस। बताओ कितना नंबर है, कितना नंबर है पेपर 4 का? हाँ देखिए फटाफट देखिए, चौथा पेपर है, उसका कितना नंबर है, नहीं मिला, बोलो कितना, 1 नंबर 1 है, देखो चेक कर लो फटाफट जाके। 1 जब देखोगे तो उसके नीचे भी देख लेना चाहिए, ठीक है ना, इससे फैमिलियर हो जाओगे। चलो देखो, FIR हो गया जी, रामदेव बाबा के अगेंस्ट FIR हो गया है। देखो पुलिस ने रजिस्टर किया FIR, ठीक है, योगा गुरु रामदेव के अगेंस्ट और भी 4 के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि बोला है कि आपने क्या किया है, कंस्पायरिंग टू सेल अ फेक आयुर्वेदा मेडिसिन, आप फेक आयुर्वेदा मेडिसिन बेच रहे हैं और आप मिसलीड कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स को। इस तहत बाबा रामदेव के ऊपर क्या हो गया, FIR हो गया। और व्हाट द FIR सेड, FIR में क्या बोला गया है तो समझो, क्लेम हैड बीन मेड विदाउट गेटिंग द, आपको आयुष मंत्रालय का वो नहीं मिला, नोट नहीं मिला, अप्रूवल नहीं मिल गया। अप्रूवल जब आपको नहीं मिला तो आपको मीडिया के सामने में आकर पब्लिसिटी स्टंट मचाने की क्या जरूरत था। जब आयुष से मिलेगा तब ना कोई बात बनेगा जी, आपको मिला ही नहीं आयुष मंत्रालय से। आयुष मंत्रालय क्या है कि वो आपको चेक करेगा कि आपका कितना मेडिसिन सही है, इफेक्टिव है कोविड-19 को लड़ने के लिए। जब आप उतना बड़ा जो आपका संस्था था, आपका ऑर्गेनाइजेशन था, आपका मिनिस्ट्री था, वहाँ से आप लिए ही नहीं परमिशन और आप चले गए पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए मीडिया में, इसलिए आपके अगेंस्ट FIR हुआ है। FIR वॉज ऑल्सो फाइल्ड अगेंस्ट, अब इसके अगेंस्ट भी हुआ है, जो चेयरमैन है और डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च NIMS, इसके अगेंस्ट भी हुआ। क्यों हुआ तो बताएंगे थोड़ी देर बाद। हाउएवर पतंजलि आयुर्वेदा क्लेम दैट इट हैड कंप्लाइड विद ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज, मगर क्या बोलता है FIR के उसमें अगेंस्ट में बोलता है कि नहीं, जितने लीगल रेमेडीज थे, जितने भी लीगल प्रपोजल थे, वो सभी हमने पूरा किया है। तो तुम देखोगे कैसे इन्होंने सब चीज़ को धता बताते हुए आगे बढ़े। यानी कि पता है झूठ मूठ का उत्तराखंड का उससे कर लिया था और बोला कि हम लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिए हैं। ये हाल है, बताइए, इतना बड़ा मालिक है, क्या इसका मार्केट तो जीरो हो जाएगा इससे में, ठीक है। देखो ये क्या पतंजलि क्या क्लेम कर रहा है, देखो पतंजलि क्लेम कर रहा है कि जो कोरोनिल है, जो उसने आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया है और स्वसरी है, ठीक है, स्वसरी है,
ये बोला कि हाँ एक उसका है दवाई है टाइप का, ठीक है। ये बोला है कि 100% फेवरेबल रिजल्ट देता है और हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुके हैं, समझे ना। अभी हम आपको बताएंगे कितना ये परसेंटेज किया है, थोड़ी देर बाद आएगा। योगा गुरु क्या बोलते हैं कि 100% रिकवरी हुआ है, ठीक है। यदि जो आदमी खा रहा है उस 7 दिन के अंदर ही उसको 100% रिकवरी हो जा रहा है, तो चमत्कार हो गया। और क्या बोला है पतंजलि ऑल्सो क्लेम दैट इट्स कोरोना मेडिसिन किट कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ प्रिवेंशन फॉर कोरोना वायरस। अब बोल रहा है कि इसका किट, इसका मेडिसिन जो किट है यानी कि दवाई वगैरह है, ये भी लगा आप खा सकते हो और ये खा के आप कोविड-19 से के प्रिवेंशन के तौर पे ले सकते हो, यानी कि आपको नहीं होगा। समझे बात को। कोरोनिल भी है, सॉसरी भी है ना, क्या है, सॉसरी भी है और साथ साथ मेडिसिन किट भी है। आयुष बार्ड क्लेमिंग क्योर विद दिस ड्रग्स। अब बोला कि आयुष ने इस बात को नहीं माना है, ठीक है। क्यों, देखो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, देखो नीचे योगा और नेचुरोपैथी, उनामी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, उसी को आयुष बोलते हैं। बार्ड पतंजलि आयुर्वेदा, इसने बार्ड किया है यानी कि रोका है पतंजलि आयुर्वेदा को कि कोई भी तरह का एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए ये ड्रग्स के बारे में। जस्ट आफ्टर द कंपनी मेड द क्लेम, जैसे ही कंपनी ने कर दिया कि हम कर लिए तो इसने रोका भी है। बट देखो क्या हुआ, डिटेल्स अबाउट कोरोना किट, इसका डिटेल्स देखो। कोरोना किट जो बनाए हैं उसमें 3 चीज़ बात किए हैं, इस 3 मेडिसिन के बारे में बात की है। कौन बनाया है, बाबा रामदेव। इसमें कोरोनिल का बात किया गया, सॉसरी का बात किया गया और अनु तेल का बात किया गया। मिल रहा है ना वहाँ पे, है ना, अनु तेल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। जो कोरोनिल है वो कहाँ से बनाया गया, गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा से बनाया गया है, ठीक है। और सॉसरी बनाया गया बहुत अलग से बनाया गया, अलग, ताकि तुमको क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्या है, कोविड-19 कहाँ पे अटैक करता है, रेस्पिरेटरी को ही अटैक करता है, सांस लेने में दिक्कत होता है कोविड-19 में, तो उस चीज़ को लिए, ठीक है, उसको क्योर करने के लिए ये अनु तेल भी बनाया गया है। और किट क्या बोला, किट इज प्राइस एट ₹545 फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए आपको बस लगभग 500 के आसपास देना पड़ेगा। आप ऑर्डर कर सकते हैं मोबाइल ऐप से, ठीक है। बताओ, इतना बड़ा मार्केट खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था बहुत कम समय में। अब देखो, सी द क्रेडेंशियल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, बोले ना कि उसके डायरेक्टर, उसके जो हेड में थे, उसके अगेंस्ट क्यों FIR हुआ है, तो इसमें समझिए कि उसके अगेंस्ट क्यों हुआ है। तो जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, देखिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में तो क्या होता है, किसी भी रैंडम व्यक्ति को, जो पेशेंट है उसको पकड़ के उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, समझे। तो ये बोला कि जो जयपुर में था एज पर द पतंजलि स्टडी, यानी कि पतंजलि क्या बोल रहा है कि हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करवा चुके हैं जो कि जयपुर में था, इस हिसाब से मेरा क्या है कि वो सही है, आप मानिए हम ट्रायल करा चुके हैं। दूसरा क्या है कि ये जो है, ये जो आपका है मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये कहाँ पे है आपका, ये आपका जयपुर में है, ठीक है। और ये 2009 में हुआ था, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। द इंस्टीट्यूट हैज सो फार रजिस्टर्ड ओनली ट्वाइस फॉर ड्रग ट्रायल्स इंक्लूडिंग दिस ओकेजन, केवल 2 ही बार ये ट्रायल्स किया है अभी तक अपने जीवन काल में। हाँ, ये मेडिकल जो जयपुर में है, समझे ना। द अदर ट्रायल रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट नेम इज फॉर ड्रग इज टू डिप्रेशन। और दूसरा जो ड्रग था, ये तो कोरोना वायरस हो गया, दूसरा जो था वो डिप्रेशन के लिए था। देखो, इतना कम एक्सपीरियंस वाला कंपनी कोई है और उसमें बाबा रामदेव वहाँ से ट्रायल करवाए हैं। तो सोचो कितना धूर्त बनाया जाता है कंट्री में। देखो ये क्या, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च पार्टनरशिप बिटवीन पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड जयपुर बेस्ड। वही ये रिसर्च किसके बीच में कोलैबोरेशन था, पतंजलि का रिसर्च इंस्टीट्यूट और जयपुर बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। तो उसका डायरेक्टर को काहे नहीं होगा FIR, काहे नहीं होगा। कोविड-19 इतना लोग मर रहा है, इतना पेंडेमिक है और ये हंसी मजाक कर रहा है बैठ के वहाँ पे, देख रहे हो ना, ऐसा ऐसा आदमी है तुम्हारी धरती पे। डिटेल्स शेयर अबाउट RCT, ठीक है, वही तुम्हारा जो ऊपर जयपुर वाला है, ठीक है, जयपुर वाला RCT रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो करवाया था वहाँ पे। तो इसमें क्या बोला गया, एक्टिव ड्रग और इसमें इनएक्टिव फॉर्म। देखो एक्टिव ड्रग होता है और इनएक्टिव फॉर्म होता है, 2 तरीके से करवाया जाता है आपका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, ठीक है। इसमें देखो 45 पेशेंट्स वर गिवन द ड्रग इन एक्टिव फॉर्म, 45 पेशेंट्स को एक्टिव फॉर्म में ड्रग्स दिए जाते हैं। ट्रायल के लिए है कि कितना कारगर साबित होगा, ठीक है। ऑल द पार्टिसिपेंट हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस इनिशियली। पहले क्या पकड़ लिया गया कि हाँ सभी को वायरस है, कोविड-19 है। कोविड-19 होगा तभी तो हम दवाई देकर चेक करेंगे कि भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दवाई, ठीक है। तो 45 जो थे वो लोग सच में ही कोविड-19 पेशेंट थे, ठीक है। द रिकवरी रेट एट द एंड ऑफ 3 days वॉज 69। जब 3 दिन बीता तो लगभग 70% क्या है रिकवरी रेट हुआ है, इसका मतलब अच्छा रिजल्ट आया है,
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिन बाद क्या होगा, 100% रिकवरी हो गया बाबा रामदेव का दवाई से, ऐसा क्लेम कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा क्लेम कर रहा है। डिटेल्स शेयर अबाउट randomized control trials. We cannot come to the conclusion due to the fact that it is a small group and they are mildly symbiotic. तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि यथार्थ सत्य है, ट्रूथ है सबके लिए। हो सकता है कि वो लोग पहला स्टेज में हो, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, ह्यूमन बींग खुद ही इम्यूनिटी अपना डेवलप कर सकता है ना। हो सकता है आपके बीच में भी अभी कोविड हो, आपके बॉडी में क्षमता है, गतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी है, वाइट ब्लड सेल है, लिम्फोसाइट्स है आपके पास, जाके वो खोल देगा, समझे ना। उसके बाद प्लेसेबो, इनएक्टिव फॉर्म क्या हो सकता है, व्हेन द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग्स वाज गिवन टू 50 पेशेंट्स, जब 50 को दिया गया, इनएक्टिव फॉर्म है ये, वो एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, तो रिकवरी रेट क्या था, 50% था 3 दिन के लिए, और 60 दिन में क्या हुआ 65%, यानी कि एक्टिव तरीके से भी किए और इनएक्टिव तरीके से भी किए तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। सिंपल सी बात है। तो बात समझिए कि समझ गए, ये एक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म किसके लिए किया जा रहा है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे किया जा रहा है, और ये क्या है, जयपुर बेस्ड इंस्टीट्यूट में हो रहा है बाबू, ठीक है। अब देखो कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या, ये देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक ट्रायल में ये आता ही है, फर्स्ट इसी का आता है, पहले रैंडम पे करते हैं। तो RCT क्या स्टडी है, जहाँ पे पीपल क्या है, रैंडम पीपल को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एकाएक ले लिए उसको, ठीक है, चुन लिए, जो पॉजिटिव है उसको चुन लिए, ठीक है। उसका वन ऑफ दिस इंटरवेंशन इज द नीड फॉर कंपैरिजन और कंट्रोल, ये क्यों करते हैं, ताकि कितना कंट्रोल हो रहा है किसी ड्रग्स से और दूसरे की तुलना में कितना बेटर रिजल्ट दे रहा है। मान लो कि एक दवाई दूसरा दवाई से ये कर रहे हैं और तीसरा दवाई से ये कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर आ रहा है, उसके लिए तुमको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करना ही होगा। समझ में आ रहा है नीतीश क्या बोल रहे हैं। उसके बाद देखो, तो कंट्रोल में भी, कंट्रोल किसके लिए हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए हो सकता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, अभी बताए थे इनएक्टिव के लिए भी हो सकता है, एक्टिव के लिए भी हो सकता है। द आइडिया इज टू मेजर एंड कंपेयर द आउटकम्स अगेंस्ट द कंट्रोल आफ्टर द पार्टिसिपेंट रिसीव द ट्रीटमेंट। आइडिया क्या है कि जब ट्रीटमेंट दिए हैं उसको मेडिसिन फॉर्म में, उसका रिजल्ट क्या आया है, कितना रिकवरी हुआ है, यही है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का उपदेश। और बताया इसके बारे में और भी जानकारी दिया गया कि दे आर बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, ये नहीं कि एक फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर्स होगा इसमें, ठीक है, कि इंक्लूडिंग टाइप ऑफ इंटरवेंशन बीइंग इवैल्यूएटेड एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितना पार्टिसिपेंट इसमें था और कितना बार इंटरवेंशन किया गया, कितना बार आप क्या क्या दिए हैं उसको, एक्टिव फॉर्म में दिए हैं, इनएक्टिव फॉर्म में दिए हैं, क्या क्या प्रयास किया गया आपके जरिए, मल्टीपल फैक्टर्स एस्पेक्ट्स वहाँ पे टेकन इनटू अकाउंट होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आपका जो रैंडमाइज कंट्रोल है वाइडली टेकन एज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग कैजुअल कंक्लूजन, देयर शुड नॉट बी सिलेक्शन बायस, और बोला कि यहाँ पे सिलेक्शन बायस नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर ग्रुप को दे रहा है, आप किसी को भी कर सकते हैं, आप वैसा आदमी को नहीं चुनिएगा जो पहले से स्वस्थ हो या पहले से हल्का माइल्ड सिम्टम है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये आप पहले ही प्री कॉन्सेप्ट कर लिए, दिमाग प्री कंसीव कर लिए कि ये कम कमजोर, ज़्यादा बीमार नहीं है, इसको हम लेंगे, तो काहे का आपका दवा है, रैंडम कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट खराब, तबीयत खराब है, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का उससे भी ज़्यादा हो सकता है खराब, तो इस बेसिस पे होना चाहिए। ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एट द एंड इट इज़ पॉसिबल टू मेजर व्हाट बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप गॉट इन द कंपैरिजन टू अदर ग्रुप। इसका मतलब कि लॉन्ग रन में क्या एक ग्रुप को फायदा हुआ है इस मेडिसिन देने के बाद एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप, तभी तो पता चलेगा कि आपका मेडिसिन कितना कारगर है, ठीक है। तो जो स्टडी है एक वेयर द मोर्टेलिटी वॉज रिड्यूस बाय अ थर्ड इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल, और जो आपका एक स्टडी बता रहा है वो स्टडी में ये बताएगा कि जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट यानी कि मरने का जो रेशियो है वो कम हुआ है। तो रैंडमाइज कंट्रोल जो आपका है, ट्रायल कंट्रोल है, वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है किसी भी मेडिसिन को चेक करने के लिए, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए किसी को भी। द सोलिडिटी एंड रिकवरी ट्रायल्स आर एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि आपका दो एग्जाम्पल दिया गया है, ये रैंडमाइज इवोल्यूशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी, यानी कोविड-19 थेरेपी के लिए जो दिया गया है आपका सोलिडिटी और रिकवरी, ये भी ट्रायल्स है, ये भी क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स ही है, नाम दिया गया है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सारे लोकेशंस में किए गए, मल्टीपल पार्टनर्स है, अलग अलग पार्टनर्स अपना रिसर्च कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं और ये दे रहे हैं, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द एपिडेमिक जो अभी हो रहा है। तो अभी जब हो रहा है तो बहुत सारे इंडस्ट्री प्रयास करेंगे कि जितना हम ट्रायल्स करें उतना बेटर आउटपुट आएगा मेरा, और यही तो केवल इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में रिसर्च चल रहा है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट गैलोड, क्या बोला कि देखिए अभी देखते हैं, अभी देखिए कितना बेवकूफ़ बनाया था टीवी पे, कोरोना से लड़ने के लिए लाइफ बॉय यूज़ करिए, सही बात है।
मिसलीडिंग है। कैसे लाइफ बॉय खत्म कर देगा कोरोना वायरस को, ये बताओ तुमको, है ना? वही यही है, इसी को बोलते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, है ना? मेरा लाइफ बॉय सबसे अच्छा हुआ, 99.9% जम्प्स मारा है ना? ये तो बताता है, गधा सबको गधा समझता है भी लोग गधा। देखो, फार्मा मेजर्स अपीयर कीन टू क्या है, रिपर्पस देयर ओल्डर इन्फ्लुएंजा और एंटीवायरल ड्रग्स एज कोविड ट्रीटमेंट विद एक्सपेंसिव प्राइस टैग्स। जो तुम्हारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, बताए थे क्या है? वही सॉप बताया ना, सॉप, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, ठीक है? ये बोलता है कि आप पेप्सोडेंट यूज़ कर लो, ये वायरस को मार देगा, ठीक है ना? सोप यूज़ कर लो, ये वायरस को मार देगा। इस तरह का मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चलता है आए दिन। हाउस होल्ड क्लीनर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, जो आपका हाथ साफ करने वाला सैनिटाइजर वगैरह होता है, बोलता है कि 99% इफेक्टिव है कोविड-19 को लेकर। आदमी क्या है, भ्रमक हो जाता है और उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। आप ब्रेड खाइए, है ना, आप मिल्क पीजिए, सब बहुत बढ़िया है जी, ठीक कर देगा आपको कोविड-19 आपका। च्यवनप्राश भी है ना, ये सब चल रहा है अभी। न्यूज़ देखो, देखो कितना भ्रामक बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है आयुष मिनिस्ट्री का 21 जून को। देखो आयुष मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि इट इज इंसिडेंटल टू नोट दैट देयर वाज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर आयुर्वेदा। इसने क्या बोला, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, चाहे आयुर्वेदा का हो, चाहे यूनानी का हो, सिद्धा का, होम्योपैथी ड्रग्स का हो। ये अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइन जारी नहीं किया है, कोई प्रोविजन जारी नहीं किया है। देख रहे हैं रामानंद जी, आयुष क्या बोल रहा है और पतंजलि क्या कर रहा है। पतंजलि जो भी करेगा आयुर्वेदा का चीज़ होगा वो, मगर आयुष मिनिस्ट्री तो ऐसा कुछ प्रोविजन दिया ही नहीं है कि किस तरह का क्लिनिकल ट्रायल चलना चाहिए आयुष से रिलेटेड जो भी चीज़ है। बात समझ में आ रहा है ना? हेमोपैथी से, मान लो कि हेमोपैथी से तुम किसी को इलाज करना चाहते हो कोविड-19 को, जो ट्रायल्स होना चाहिए उसके बारे में आयुष मंत्रालय ने अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन दिया ही नहीं है, कोई प्रोविजन दिया ही नहीं, तो कैसे ये बोल सकता है? टोटल वायलेशन है आयुष मिनिस्ट्री का यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे खुन्नस हो गया किसको? आयुष मिनिस्ट्री को। Accordingly, Ayush Ministry asked firms undertaking COVID research to seek approvals from scientific bodies and ethics committee। इसलिए बोला कि कोई तरह का आप ट्रायल्स करिएगा और आप उसका प्रमाण दीजिएगा तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना होगा। और यहीं पे ICMR का अप्रूवल का जरूरत था, यही कारण था कि ICMR अप्रूवल आप लीजिए तभी आपका ऑथेंटिक माना जाएगा ड्रग्स को, मेडिसिन को। तो आप तो वो भी तो नहीं ले रहे हैं, बस आपको पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। और एथिक्स कमेटी क्यों? हेल्थ का इशू है जी, लोगों को मारना थोड़ी है। ये मान लो कि उसमें थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ, मान लो, उसका तो नेगेटिव रिपरकशन है, हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इट ऑल्सो आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए ये क्या बोला, रजिस्ट्रेशन भी करना, आयुष मंत्रालय का गाइडलाइंस है। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है क्लिनिकल ट्रायल्स का, ठीक है। और स्टैटिस्टिकली जस्टिफाई देयर सैंपल साइज क्या होगा, ये सभी चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बताना है सभी चीज़। पतंजलि रजिस्टर फॉर ट्रायल नॉट फॉलो द प्रोसीजर सब्सिक्वेंटली। तो क्या बोल रहा है कि पतंजलि ने बहुत सारे गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया है। तो कौन सा गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, तो समझो, फॉर एनी क्लिनिकल ट्रायल टू बी कंडक्टेड इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज मेंटेन बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब क्या बोला कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल को आपको कंडक्ट करना है कि हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करेंगे, उसके लिए फर्स्ट आपको रजिस्टर करना होता है किसके अंदर? क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर। और उसको कौन संभालता? ICMR संभालता। वहाँ आपने ऐसा किया ही नहीं है। ICMR के अंदर जो गाइडलाइंस है उसको आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा फॉल्ट। और पतंजलि ट्रायल इज रजिस्टर्ड विथ CTR, बोला कि जो CTR है वो किया है। देखिए, हाउएवर द रिजल्ट्स आर येट टू बी शेयर्ड विथ क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। मगर जो रिजल्ट्स हुए हैं, जो बोला ना कि इतना 100% हो गया है 7 दिन में, वो रिजल्ट अभी तक नहीं दिखा है। रजिस्ट्री कर दिया, जो आपका एडिटोरियल उसमें क्या क्या रजिस्ट्री कर दिया, मगर रजिस्ट्री करने से थोड़ी होगा। पब्लिसिटी स्टंट आप कर रहे हैं तो पहले आप दिखाइएगा कि आपका रिजल्ट क्या हुआ। आप तो क्लेम कर रहे हैं ना कि आप 7 दिन में आप ठीक कर दिए 100%, 45 पेशेंट्स के ऊपर, मगर उसका रिजल्ट एक्चुअल डेटा क्या है, कितना साइंटिफिक है, वो तो आप कहिए ही नहीं अभी तक। वो बिना किए हुए आप मीडिया के सामने चले गए, समझ रहे हो ना? तो ये क्या है कि पतंजलि ट्रायल इज रजिस्टर्ड विथ CTR है, मतलब क्या है कि तुम्हारा क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ किया है, मगर क्या है कि जो रिजल्ट्स आया है पेशेंट्स के ऊपर वो अभी तक नहीं शेयर नहीं किया है। आफ्टर दैट द रिजल्ट्स वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी सेंट फॉर पीयर रिव्यूअल ऑफ एनी जर्नल। अब ये बहुत बड़ा बात है ना, फिर आपका रिव्यू होगा उस चीज़ के ऊपर। जब रिव्यू होगा जर्नल से होगा, जैसे लैंसेट का बताए थे उस दिन, तब ना बात आगे बढ़ेगा जी। जर्नल होगा, रिसर्च होगा उसके ऊपर,
क्योंकि इतना बड़ा बात हो गया, समझ रहे हैं ना, कोविड-19 का दवाई आ गया, तो वर्ल्ड तो दौड़ते हुए आएगा ना इंडिया में कि वाह हमको दे दो, हमको दे दो, इतना दिन से परेशान है। और यहाँ बैठ के बाबू क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। सोचो, फेलियर एट सेवरल लेवल बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे डगर डगर पे फेल हुआ है, डगर डगर पे एथिकल सवाल है पतंजलि को लेकर। कहाँ कहाँ देखो, सच एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स, इस तरह का जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं आप मीडिया के आके, ये आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत सारा प्रोविजन जो भारत का जो संविधान में बहुत सारा लॉ बना है उसको आप विरोध कर रहे हैं, उसका अगेंस्ट चल रहे हैं। कौन सा अगेंस्ट है वो? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के अगेंस्ट है ये, उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। और जो भी इसमें रूल्स बताया गया उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा क्या है, इट इज ऑल्सो बाउंड बाय द डायरेक्टिव इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन वेक ऑफ द कोविड आउटब्रेक। इसमें क्या है कि सेंट्रल ने ऑलरेडी आपका गेजेट नोटिफिकेशन निकाला था अप्रैल 21, 2020 को, जहां पे बोला गया था कि रिक्वायरमेंट्स एंड द मैनर इन विच रिसर्च स्टडीज शुड बी अंडरटेकन। द ऑर्डर सेड इट वाज अ मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अप्राइज द मिनिस्ट्री बिफोर गोइंग अहेड विद द पब्लिसिटी स्टंट। आपको पहले पूरा रिजल्ट मिनिस्ट्री को सौंपना है, दिखाना है, पब्लिसिटी स्टंट करने से पहले आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। ये गाइडलाइंस जारी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब कोविड-19 का केस हुआ था। आपने ये भी तो नहीं किया है, एक आपने पार्लियामेंट का लॉ वायलेट किया, एक आपने एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आपने वायलेट किया। और देखिए और क्या कर रहा है ये। और अप्रैल 1 तारीख 2020 को ऑर्डर स्पेसिफिकली बार्ड द पब्लिसिटी ऑफ व्हाट इट टर्म्स फॉल्स क्लेम्स ऑफ एनी कोविड-19 रिलेटेड ट्रीटमेंट इन टीवी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। डूइंग सो वुड लेड टू पेनल एक्शन अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस। क्या बोला है इसमें? बोला जा रहा है कि अप्रैल 1, 2020 में देख रहा है कि कोविड-19 को लेकर लोग भ्रामक न्यूज़ बना रहे हैं, है ना रामानंद जी? कितना हम भी भेजते न्यूज़ कि बेकार फालतू का न्यूज़ इधर उधर सर्कुलेट नहीं करना है। वो दौर था एक, याद है आपको? वो एक दौर था, उस दौर में क्या है खाली फेक न्यूज़ चल रहा था। अब तो न्यूज़ कम हो गया है, 10 तरह का, है ना? कितना हम भी लतारे थे बचवा लोग को, ये जो आता था, है ना, तो गलत था। इसी तरह का इस चीज़ को देखते हुए जो फॉल्स क्लेम्स है उसको देखते हुए, चाहे वो आपका टीवी मीडिया पे हो, चाहे प्रिंट मीडिया पे हो, चाहे दूसरा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, ठीक है। और यदि आप उसका आप गलत प्रचार करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, टीवी मीडिया से यदि गलत प्रचार फैलाते हैं, न्यूज़ फैलाते हैं, तो आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा। और इसके जब अगेंस्ट है तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा। रामदेव बाबा पार्लियामेंट का लॉ को वायलेट किए, रामदेव बाबा एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन को किए, उसके बाद रामदेव बाबा ये जो अप्रैल 1, 2020 का जो आया था इसको भी उन्होंने क्या किया, इस गाइडलाइंस को भी उन्होंने धता बता दिया। और देखो दूसरा देखो, DGI हैज़ टू एक्सप्लेन व्हाट बेसिस उत्तराखंड आम ग्रांटेड द अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चर। क्या बोल रहा है कि आपको ये बताना जरूरी कि कैसे उत्तराखंड का जो है आम है जो इससे रिलेटेड है आपका, उसने कैसे ग्रांट दे दिया कोरोनिल को, किस बेसिस पे दिया है उसको ग्रांट, तो आ गया वो अंडर सर्वेलेंस आ गया वो, ठीक है। और परमिशन इज नीडेड फ्रॉम द स्टेट ड्रग कंट्रोलर फॉर मास मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग अ ड्रग। अब क्या बोला जा रहा है कि परमिशन जरूरी था कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर से मिलने के लिए, ठीक है, ताकि उसका मास प्रोडक्शन हो सके। मान लो कंट्री में कहीं पे भी मेडिसिन बनेगा तो क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग फिर शुरू होगा, प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे, उस पर योगदान देंगे और मैसिव लेवल पे जाएगा वो चीज़। मगर जब आप ठीक से प्रोटोकॉल्स को निभा ही नहीं रहे हो, है ना, आप उत्तराखंड वाला जो आम है आपका, वहाँ से आप परमिशन ले रहे हो किसी स्टेट से, तो यहाँ पे स्टेट भी क्या हुआ, अंडर सर्वेलेंस आ गया कि स्टेट ने किस हिसाब से उसको दिया है, किस बेसिस पे उसको किया है। ये स्टेट का भी एक फेलियर माना जाएगा। और पतंजलि का आयुर्वेद जानते हैं हरिद्वार में, उत्तराखंड में उसका बेस्ड कंपनी है, हो सकता है इसलिए दिया हो। ASP एंड CCP कैन कम इनटू द पिक्चर। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, व्हाट एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे कर क्या रहा है ये, ठीक है, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इट शुड बी प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाइंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। यदि अभी भ्रामक यदि न्यूज़ फैल रहा है, एडवर्टीजमेंट फैल रहा है, तो इसको एक्टिव होना चाहिए। इसको काहे हम उसको बना के रखे हैं उस लेवल पे, तो काम ही नहीं कर रहा है मेरा। और इस तरह का कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहा है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, बैन करना चाहिए, उस पर प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए, मगर ये कर नहीं रहा है। बहुत दुख की बात है, ठीक है, ये बहुत दुख की बात है कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया अपना काम नहीं कर रहा है ठीक से। दूसरा क्या है, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी।
अब ये क्या बोला कि इसके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। कैसे? देखो, द न्यूली अपॉइंटेड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, याद करिए इसके बारे में बताया गया था आपको, ठीक है, पिछले क्लास में। सेंट्रल क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो सेटअप किया गया है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, इट कैन टेक सो मोटी कॉग्निजेंस, यानी कि इसको अपने आप ले सकता है। सो मोटी क्या होता है? अपने आप वो ले सकता है। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पूरा पावर है कि खुद ही वो कर सकता है, उसको कहीं दूसरी जगह से देने की जरूरत नहीं, उतना पावरफुल एजेंट है। तो ये भी इतना पावरफुल अथॉरिटी है, क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपका कंज्यूमर क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है उसके पास इतना पावर है कि ये खुद ही अपने पावर से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, खुद ही किसी को भी लताड़ सकता है। इतना हम उसको पावर दिए हैं कि किसी भी मिसलीडिंग प्रोडक्ट को, उसको लंचेस को, उसके क्लेम्स को गलत बता सकता है। तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी था, यानी कि ये सब मिसिंग हो गया है ना। यानी कि मैसिव फेल्योर है गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट की एजेंसी का भी मैसिव फेल्योर है। जब मैसिव फेल्योर है तो एथिक्स का बात आएगा यहाँ पे। समझ में आया एथिक्स कैसे आता है? देख रहे हो ना, एथिक्स डगर डगर पे है। कोई दिक्कत है? अब कोविड समझ में आया ना कि बाबा रामदेव किए क्या है? उसका आम था, ड्रग रेगुलेटर जो होता है उसका एक आम आपका यहाँ पे भी है उत्तराखंड में। हाँ, आम मतलब एक उसका ब्रांच, हाँ, विंग एक विंग उत्तराखंड, क्या कि स्टेट के पास भी एक रहता है अथॉरिटी, तो वहाँ से उसने अप्रूव करवा लिया समझो ना, स्टेट से अप्रूव करवा लिया है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? स्टेट का भी फेल्योर है ये। मैंने बोला, ये बोला नहीं मैंने, ये चीज़ बिल्कुल स्टेट का ही फेल्योर है। ये कैसे दे दिया? जब आप कोविड-19 इतना बड़ा जो क्राइसिस है उसके लिए आपको पीयर रिव्यू करना चाहिए था, जर्नल में जाना चाहिए था, आयुष मंत्रालय के पास रिजल्ट जाना चाहिए था उसका, एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। बिल्कुल मिली भगत है, या फिर इट इज़ टू अर्ली, ये बहुत जल्दी अपना रख नहीं पाया। हो सकता है कि सच में वो इफेक्टिव हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट खराब है, वो प्रोडक्ट अच्छा भी हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। और फिर बाद में क्या बोला कि ये आपका वो, हाँ, ये कफ वगैरह के लिए है, ये कुछ बताया था, है ना, कफ उफ के बारे में कुछ बोला था। बाद में जो बयान दिया गया है नेक्स्ट, इम्यूनिटी बूस्टर, और जो माइल्ड जो सिम्टम्स आते हैं कोविड-19 में, जैसे कफ वगैरह आता है ना, उसको ठीक करने के लिए है। फिर आया है ना मीडिया में, परसों का ही तो बात है, परसों और कल आया था इसके बारे में। देख रहे हो ना न्यूज़? बाबा रामदेव के बारे में पता चलता है कुछ? ऐसा न्यूज़ देखी थी बाबा रामदेव का? कितना खुश थे बाबा रामदेव जो एक ही दिन, हाँ, खूब खुश थे नहीं? देखो अब हो गया, सब हो गया बाबा रामदेव का। देखो अब हम लोग करेंगे, बताए थे ना, ये पेपर 2 का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर देखो ये बोले थे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यही बोले थे सबसे लास्ट। देखो पेपर में जाकर वहाँ पे ये हम लोग पढ़ेंगे FATF, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जी, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं इस एडिटोरियल को, ठीक है। ये आपका 2 एडिटोरियल का कोलैबोरेशन है, एक 29 जून को आया था हिंदू में, एक 28 जून को आया था। देखो सबसे लास्ट देखना, पेपर 2 का सबसे लास्ट देखो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसी एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। क्यों? FATF क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है उसी तरह ये भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल उसी धारा पे आ जाएगा ये भी। अब देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या कर रहा है, किस तरह हरकत ले रहा है वर्ल्ड में, तो सभी कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा। मिल गया तुमको सिलेबस? पेपर 2 का लास्ट में देख लिए, 20 नंबर होगा। देखो अब देखो होता क्या, पहले इस बात को समझो, पहले हल्का मैं बता देता हूँ ओवरव्यू। देखो FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीज़ का बाहर वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ का कोऑपरेशन चलता है। ये किस लिए चलता है? ताकि जो टेररिज्म है उसको कंट्रोल किया जा सके। टेररिज्म कब पनपता है? जब उसको फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है। बिना पैसा का सब बर्बाद है, जानते हो इस बात को, है ना। जब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उसी सपोर्ट को काटने के लिए, उसी सपोर्ट को देखने के लिए कहाँ कहाँ से मिल रहा है, इसी चीज़ को वो देने के लिए, बल देने के लिए FATF का गठन हुआ था। और FATF में तुम्हारा 2 प्रावधान है, 2 आप तुम्हारा प्रोविज़न है। क्या है? एक है तुम्हारा ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट मतलब कि बहुत खतरे में हो, और ब्लैक लिस्ट मतलब आप पूरा खतरे में ही हो, खत्म हो गया।
जैसे हाँ, जैसे ग्रे लिस्ट में तुम्हारा पाकिस्तान अभी चल रहा है। यदि आप ग्रे लिस्ट में जाना मतलब क्या कि उसके बाद आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, और यदि तुम सटन टाइम फ्रेम पे वो काम नहीं कर पाए तो तुम ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हो। ब्लैक लिस्ट बाबू गया, इसका मतलब क्या कि तुमको बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि क्लासिकल एग्जांपल तुम्हारा क्या है कि एक ईरान है, ईरान कहाँ पे, ईरान है, और तुम्हारा एक नॉर्थ कोरिया है, ये दोनों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। जब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो क्या है, इकोनॉमिक चरमरा जाएगा, है ना, इकोनॉमी खराब हो जाएगा, कोई दूसरा कंट्री उसको करना नहीं चाहेगा। हालांकि ये क्या है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी समझ रहे हैं ना कि ये कर दिया तो होगा, ऐसा गारंटी नहीं है, मगर इसका रिपरकशन पड़ता है। रिपरकशन इसलिए पड़ता है कि जब ब्लैक लिस्ट होता है तो FDI आना बंद हो जाता है, FPI आना बंद हो जाता है। जब ये आपका FDI और FPI आना बंद हो जाएगा तो हाथ पैर कट गया, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाथ पैर कट गया आपका, इकोनॉमिक व्यवस्था नहीं होगा। डोमेस्टिक आदमी कितना खड़ा कर सकता है, अभी तो वर्ल्ड पूरा खुल चुका है, बात समझे ना। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। देखो, FATF ग्रांट्स 3 मंथ एक्सटेंशन टू पाकिस्तान एंड अदर। तो क्या बोला है कि FATF ने 3 मंथ और बढ़ा दिया है, किसको, पाकिस्तान को, कि बाबू आप काम करना होगा आपको, बहुत ज़्यादा ग्रे लिस्ट में तो आपको डाल दिए हैं, मैं आपका जो हरकत है ब्लैक लिस्ट वाला है, मैं हम आपको 3 महीना और देते हैं, 3 महीना में कम तुम सुधार करो, बहुत सारा मेरा रिकमेंडेशन में जो हम तुमको सुझाव दिए हैं, समझे बात को। जिसमें क्या बोला कि FTI जो ग्लोबल वॉच डॉग है, वॉच डॉग मतलब क्या कि जो देखता है, एंड हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज ऑन इच वॉच लिस्ट और 3 मंथ एक्सटेंशन ऑन फुलफिलिंग कमिटमेंट्स इन व्यू ऑफ पैंडेमिक में। ठीक है ना, जो दिक्कत हुआ है जानते हैं कि पैंडेमिक ने क्या दुनिया को रोक दिया है ना, इसलिए इसको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा हम टाइम दिए हैं ताकि कुछ मेरा रिकमेंडेशन को FATF का रिकमेंडेशन को मान लें। अब देखिए पाकिस्तान को कब प्लेस किया गया था ग्रे लिस्ट में, आपका जून 2018 में किया गया था। ठीक है, और इट हैज़ टू कंप्लाई विथ 27 पॉइंट एक्शन प्लान। बोले ना कि इसको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, कुछ रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आपको इतना इतना पॉइंट मानना है, तो 27 पॉइंट FATF ने सुझाव दिया था कि आपको 27 पॉइंट मेरा बात मानना है, तभी आप ग्रे लिस्ट से हट सकते हैं। ठीक है, और क्या है मेन, ऑन काउंटरिंग टेरर फाइनेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्या बोला है कि जो आप टेरर को फाइनेंस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको काम करना है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या, हवाला रूट से पैसा आना, ब्लैक मार्केटिंग होना, ब्लैक मार्केटिंग में ही ना टेररिस्ट पनपता है, हवाला रूट जानते हो ना, पार्टिसिपेटरी नोट आ जाता है वहाँ पे भी। हवाला क्या कि यहाँ से हाँ, हवाला सुनते हैं ना, ये मुंबई से गया, दुबई में गया, दुबई से पैसा फिर रिटर्न होकर इंडिया में आया, फिर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये होता है हवाला रूट। ये होता है लूप में चलता है। जैसे हम आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देते हैं, पहले आपका ये ये क्या दाऊद इब्राहिम सब करता था। ये क्या हुआ कि यहाँ सोना ले लिया, समझे नहीं, यहाँ से सोना ले लिया, यहाँ मुंबई में, यहाँ गया वहाँ से, ठीक है, दुबई में गया, यहाँ गया, यहाँ सोना दिया, पैसा लाया, फिर ऐसे किया, ट्रांजेक्शन किया, ब्लैक मार्केटिंग है हवाला रूट, जो इंडिया और स्पेशली मिडल ईस्ट, हाँ मिडल ईस्ट, यही बढ़ता है, गतिविधि हो जाता है, वहाँ से एक्टिविटी शुरू हो जाता है। आपका जो मुंबई का बम ब्लास्ट वगैरह हुआ था, बहुत बड़ा कारण है हवाला रूट का भी, उसमें आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हो उस चीज़ को, अब बैठे बैठे कंट्रोल कर रहा है। हालांकि जब बम ब्लास्ट हुआ था तो दाऊद इब्राहिम का ही बहुत बड़ा हाथ था। मैं ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है कि दाऊद इब्राहिम को केवल पॉलिटिक्स तक ही रखा है इंडिया वाले लोग। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, पकड़ना हो तो क्यों नहीं पकड़ सकता था यार? हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कोई है कि जिसको नहीं पकड़ा जा सकता है ना? आपके पास इतना सर्वेलेंस सिस्टम है, फिर भी आप नहीं पकड़ पा रहे, इसका मतलब आप फेलियर है। देखिए मेन बात है पॉलिटिक्स। ऐसे तो ये जा रहा है यूट्यूब में, फिर भी मैं बता दूँ ये चीज़ कि राजनीतिक लाभ लेने के कारण क्या है कि मुद्दा बनाया जाता है, और स्पेशली पाकिस्तान का मुद्दा को रखा जाता है, पाकिस्तान को मुद्दा को बचा कर रखा जाता है, समझे ना? क्यों? उसको इलेक्शन के टाइम में यूज़ करना है, समझ रहे हो ना कैसे चलता है देश। पुलवामा का क्लासिकल एग्जाम्पल देख लो, और 1-2 मंत्री ऐसे चुने जाते हैं जिनको केवल पाकिस्तान के बारे में ही बोलना है, और तुम लोग खुशी हो जाओ कि तुम उसी धरती से आते हो इस धरती पे एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो खाली पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, बेगूसराय के बारे में नहीं जानते हैं। वो गिरिराज जी बुझते हो?
हाँ पाकिस्तान कम्युनिस्ट है। यही है, देखिए। और आपको बोले केवल इंडिया में नहीं है ये पाकिस्तान में भी यही हाल है बाबू, पाकिस्तान में भी। अरे ये मिली भगत है दोनों तरफ से। देखिए पाकिस्तान का जब इलेक्शन आएगा ना तो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स यहाँ पे उठाया जाता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ शहादत दिया, अरे बाप। तो उसको डायरेक्ट उसको तो यूएस को चोट पहुंचा दिया डायरेक्ट, है ना? हाँ उधर चुनाव है ना यूएस में। पाकिस्तान में सत्ता गिरने वाला है ना इमरान खान का। -1 का फॉर्मूला चल रहा है, देखते नहीं? उसमें बोलता है, पार्लियामेंट में बोला है ना। पार्लियामेंट सुने हैं उसका? कहाँ इमरान खान का स्पीच नहीं सुने हैं पार्लियामेंट में? 2-3 दिन पहले तो बताया है कि -1 का फॉर्मूला चलने वाला, ऐसे कुछ वर्ड बोला था। यानी कि उसका सत्ता पलटेगा वहाँ पे। मैं बहुत दिन से सुन रहे हैं यार, ये सब चीज़ बेकार का ही चीज़ है। इंडियन मीडिया में पाकिस्तान को बोलने की क्या ज़रूरत है भाई? अपना इंडिया का देखो ना, अपना ही कंट्री का हालत ख़राब है। तुम्हारा कंट्री में 40% से ज़्यादा अधिक तुम्हारा गरीबी है बहुत सारे स्टेट्स में, उस पर बात करो ना यार। आप बुला लेते हो संबित पात्रा को, बताओ, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है। आप बोलता बहुत बढ़िया है, खाली बहुत अच्छा फ्लो है उसका बोलने में। नहीं संबित पात्रा का बोल रहे हैं, जानते हो ना? वो क्या है, बोलता काफ़ी अच्छा है। कुछ भी टॉपिक पे बोल दो, बस एक ही आंसर देगा, वही आंसर देगा जो रट के आया है, ठीक है ना? सोनिया गांधी इटली की है, वही बोलेगा वो एगो, ठीक है ना? वो बोलना ही बोलना है उसको, समझ रहे हो ना? मूर्ख है वो, मूर्ख है। तो पहला कारण है कि हम लोग मूर्ख हैं, इस वजह से वो ज़्यादा मूर्ख है। यदि हम लोग उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करें, हम लोग टेलीविज़न को तुरंत स्विच कर दें, अपने आप ठिकाना आ जाएगा। बाद में प्रवक्ता को बदल देगा, उसको बोलेगा कि इस तरह का न्यूज़ नहीं चल रहा है आजकल, थोड़ा सा अलग करिए। सब मिली भगत है। पाकिस्तान का बार बार आप बताइए, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट लोग को बुलाया जाता है और गाली दिया जाता है। मोना सिंह है ना एक लड़की, आज तक पे आती है ना अंजना ओम कश्यप के साथ। देखो क्यों, आप बताओ, वो लोग बेचारा, वो भी पैसा खाता है, मतलब इकोनॉमिक चलता है उसका। वो बेचारा बैठ के गाली सुनती है ना? उसको गरियाया आता है, और फिर जब ऐड चलता होगा तो उसमें बोलता होगा, हाँ अंजना ओम कश्यप बोलती होगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब ये बोलना है। देख लो कि यहाँ पे तुम्हारा प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका स्थिति क्या है। इसलिए दिल्ली में ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हमको मिला था, जहाँ पे हमको मीडिया से वो करना था, रूबरू होना था, कोई भाव नहीं दिए, 1 कौड़ी का भाव नहीं दिया हम। क्यों? जो आया था इंटरव्यू लेने के लिए बहुत नौसिखिया था, कुछ नहीं जानता था सिविल सर्विस के बारे में, और वो इंटरव्यू लेगा मेरा। भागो यहाँ से, कोई सीनियर जर्नलिस्ट को भेजो। बात समझ रहे हैं ना? ये सब होता है इस कंट्री में। चलिए आगे बढ़िए। देखो पाकिस्तान वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट, ठीक है? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भेजा गया है जून 2018 में। क्या बोला? इट हैज़ टू 27 पॉइंट्स उसको मानने हैं, ठीक है? किसके लिए? टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू कंप्लाई, यदि गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो क्या हो सकता है? इट वुड बी पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट। बोले ना, ग्रे लिस्ट से उतार के इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। और जब ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसका रिपरकशन हो सकता है, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और FDI FPI जैसे पहले बोल चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा फर्क, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। जब इम्पैक्ट करेगा तो एक तो ऐसे ही इकोनॉमिक गर्त में है, उसका बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से, कर्जा ही कर्जा है, डेप्ट है, और बहुत ज़्यादा क्राइसिस होगा। जब क्राइसिस होगा तो जाहिर सी बात है कंट्री टूटने के कगार पे आ जाता है, जब क्राइसिस बहुत ज़्यादा आता है तो, ठीक है? जो हमारे नेता का बहुत सारा का मन है कि पाकिस्तान 4 भाग में टूट जाए, हो सकता है बलूचिस्तान वगैरह ये सब रीजन टूट भी जाए, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का प्रेजेंट स्टेटस क्या है ग्रे लिस्ट को देखते हुए, FATF को देखते हुए? तो क्या बोला कि 27 पॉइंट कंप्लीट करना था, मगर अभी तक बस 27 में 14 पॉइंट उसने कंप्लीट किया। किसने? पाकिस्तान ने, ठीक है? उसमें क्या है कि द रिमाइंडर पॉइंट्स क्या क्या अभी बचा है जो भी करना है उसको, तो इम्प्रूविंग मैकेनिज्म टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग।
टेरर फाइनेंसिंग का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है टेररिस्ट के पास पहुंचता है, उसको कंट्रोल करना अभी तक नहीं किया है कुछ पाकिस्तान ने। दूसरा क्या है कि हवाला आ गया ना, हवाला ट्रांजैक्शन, रमानंद जी, हवाला ट्रांजैक्शन को कर्व करना, समझे ना, जो ब्लैक मार्केटिंग का जो रूट है उसको कम करना। क्या है, डायमंड जाके बेच रहे हो, डायमंड को तुम लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, सोना का स्मगलिंग कर रहे हो, सब उसका पार्ट आ जाता है हवाला ट्रांजैक्शन का, ठीक है। उसके बाद क्या, प्लेसिंग सैंक्शन अगेंस्ट कैश कुरियर्स हु फैसिलिटेट, कैश कुरियर्स के अगेंस्ट का कैश क्या है, ब्लैक मनी को बढ़ाने में बहुत फायदा उठाता है। क्यों, आप डिजिटल करते तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहता है ना। जब बाबू तुम कराते हो, रिचार्ज करवाते हो तो डिजिटल रहता है, तो उसका रिकॉर्ड रहता है ना तुम्हारे पास। मजाक के पान दुकान में या फिर कहीं पे भी रिचार्ज करवाओगे तो क्या है, मैनुअल है, कैश है, उसका आपके पास नहीं रहेगा। बात समझे ना। तो इसलिए जो कैश कुरियर्स है, और इसे क्या होता है कि टेरर ग्रुप्स को बहुत फायदा होता है। फोर्थ वन क्या है, कंप्लीटिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ ग्रुप्स बैंड बाय द ईट। बोल रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन करिए, पकड़िए, मारिए उसको, आप जेल में डालिए, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिसको टेरर ग्रुप शामिल किया है। जैसे देखते हैं ना हाफिज सईद, हाफिज सईद वाला, जो कि पाकिस्तान जो कि महाराष्ट्र का मुंबई अटैक का भी बहुत बड़ा गुनहगार है ना, जो कि आपका जो अटैक, उड़ी अटैक हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं उसका हाथ था। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़े लेवल पे, पाकिस्तान में बहुत सारा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जान ही रहे हैं आप, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आपको बैन करना चाहिए एज पर FATF। अभी तक काम नहीं हुआ है। मदरसा, देखो यहाँ बहुत जरूरी कि मदरसा का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मदरसा बहुत अच्छा जगह है पढ़ने के लिए, इस्लाम कल्चर को फ्लरिश करने के लिए। मदरसा को गलत तरीके से यूज़ करके टेररिस्ट लोग इसको क्या करते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सभी चीज़ को क्या करना है, कंट्रोल करना है पाकिस्तान को। अभी तक पाकिस्तान ने ये चीज़ नहीं किया है, ठीक है। ईच डिमांड्स मोर अकाउंटेबिलिटी बाय पाकिस्तान ऑन टेरर ग्रुप्स। टेरर ग्रुप पे जितना काम कर रहा है उसको अकाउंटेबल होना होगा, तभी जाके वो ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा, अन्यथा वो ब्लैक लिस्ट तक भी जा सकता है। वही तो मैंने बोला, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस ग्रुप को टेरर ग्रुप बताया है उसको प्रोसिक्यूशन करिए, उसको आप जेल में डालिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आपने लिया ही नहीं। ये रिमाइंडर है, ये आपको करना था, आपने नहीं किया 27 पॉइंट में, आपने केवल 16 को फॉलो किया है। जो आपने 11 फॉलो नहीं किया है वो तो और डेंजर है, वो तो आपको करना चाहिए था पहले ही। ये एक रिमाइंडर है, FATF बार बार बोल रहा है, और इसके लिए 3 मंथ्स एक्सटेंड कर दिए, यानी कि 3 महीना के अंदर ये सब चीज़ नहीं करता है और FATF को पता लगता है कि अभी तक नहीं किया, तो हो सकता है उसको ब्लैक लिस्ट कर दे। समझ रहे हो ना बात को रीति? कौन सा FATF में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, हिस्ट्री है इसका, ठीक है ना, एक आएगा, बिल्कुल बिल्कुल इसमें है। देखो, व्हाट डिड द रिसेंट US रिपोर्ट से, US का जो रिपोर्ट है अभी वही आपका JEM, LAT, लश्कर तोयबा, यही सब तो है आपका। और जैसे मोहम्मद JEM, जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा, ये सब क्या है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है जिसको यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन किया है। और वहीं पे आपका ये चाइना अड़ा रहा था अपना हाथ, और मोदी जी जाके मैक्सिको से अपना हाथ लिए थे, ब्राज़ील से सपोर्ट लिए थे, फिर भी जाके वीटो पावर दे दिया था चाइना ने, याद करिए। फिर बाद में आफ्टर ऑल चाइना को झुकना ही पड़ा था इंटरनेशनल प्रेशर में, याद है आपको? एक साल का ये प्रोसेस का बात है, 1 साल पहले का बात है। देखिए तो क्या वो US का रिपोर्ट जो है वो क्या कहता है कि US रिपोर्ट ऑन टेररिज्म रिलीज लास्ट वीक, जो कुछ दिन पहले किया था, पाकिस्तान रिमेन्स अ सेफ हेवन फॉर मोस्ट UN प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप। बोला कि अभी भी पाकिस्तान के सोइल पे अभी भी टेरर ग्रुप्स रहते हैं, और वही टेरर ग्रुप्स रहते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डेजिग्नेट किया है कि ये बहुत बड़ा टेरर ग्रुप है। इसका मतलब उसके सोइल पे पनप रहा है ना, बहुत गलत बात US बोल रहा है ऐसा। इट स्टेप्स टू प्रोसिक्यूट सर्टन लीडर्स ऑफ, बोला कि वही जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा, ठीक है, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा इनएडुकेट है, इनसफिशिएंट है, यानी कि भरपूर तरीके से आप स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा जैसा ये जो बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आप झूठपुटिया ले रहे हैं, आप झूठपुटिया स्टेप्स ले रहे हैं बस दिखाने के लिए वर्ल्ड को। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कह रहा है आपका US का रिपोर्ट। इन द पास्ट 1 ईयर, 1 साल में क्या बोला, पाकिस्तान परस्यूड इंटेलिजेंस अगेंस्ट लश्कर तोयबा बट नॉन ऑन सीरियस चार्जेस, ठीक है, कुछ काम ऐसा नहीं हुआ। जो बोले ना 26/11 मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद है, ठीक है, उसके भी ऊपर भी कोई खास काम नहीं हुआ है। दैट्स इट। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या बोला पार्लियामेंट में कि
अलकायदा का जो फाउंडर है उस्मा बिन लादेन, आप जो बोले थे ना ये मार्टियर है, शहीद है, हाँ अभी जो बोले थे आप शब्द बोले ना, इसका मतलब क्या है कि अंडरलाइंस द एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स दिस ग्रुप। इसका मतलब क्या कि पाकिस्तान को फड़के नहीं पड़ता है कि उसके सोइल में टेरर ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसको सुरक्षा दे रहा है। तो ओसामा बिन लादेन को आप ऐसा बोल सकते हैं कि मार्टियर बोल सकते हो, शहीद बोल सकते हैं, शहीद का दर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टेररिस्ट को तो अपना भाई बहन समझ रहे हैं, ब्रदरहुड समझ रहे हैं, हाँ अपना रॉबिन हुड समझ रहे हैं, है ना, कि अमीर का उठाया गरीब को बांट दिया, यही था रामायण जी, रॉबिन हुड का अमीर का उठाया गरीबों में बांट दिया, रॉबिन हुड बहुत फेमस थे, कोई नहीं भूल सकता है उनको। व्हाट इज द ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट? देखो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होता है समझो। कैरेक्टर में तो किरण भाई तो बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव माना जाएगा उसको, बहुत ब्रेव आईपीएस। देखिए FATF रिव्यूज कंट्रीज एंड आइदर क्लियर्स फ्रॉम देम और प्लेसेस देम ऑन द ग्रे लिस्ट, ठीक है। और ब्लैक लिस्ट क्या बोला कि आपको ब्लैक लिस्ट, देखो ग्रे लिस्ट होता है इसका मतलब क्या है कि मॉनिटरिंग लिस्ट में हो, तुमको चेक किया जाता है। और जब ब्लैक लिस्ट में चले जाते हो तो क्या उसका मतलब रिस्क जुरिस्डिक्शन तुम्हारा बहुत हाई है, यानी कि बहुत कंट्रोल किया जाएगा, तुमको पूरी तरह से सिमट कर रख दिया जाएगा। और इसमें क्या कि केवल आपको मॉनिटर किया जा रहा है। मॉनिटर क्या कि आप फाइनेंस तो नहीं कर रहे टेरर ग्रुप को, आप 27 पॉइंट दिए थे पाकिस्तान के लिए, हो सकता है दूसरे के लिए और दिया जाता है, क्या आप ये काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इसलिए मॉनिटरिंग शब्द का दिया गया है उसमें, ठीक है। दूसरा देखिए पाकिस्तान हैज़ बीन केप्ट इन द ग्रुप रेडार सिंस 2008 से इसको प्लेस किया गया है, ठीक है। ये रेडार में है, उसके ग्रुप के रेडार में है कि एक हरकत क्या ले रहा है। अब देखिए व्हाट ऑन स्टिंग ऑन द ग्रे लिस्ट फ्रॉम 2012 से लेके 2015 तक वो रहा है, और अनदर बिगिनिंग फ्रॉम जून, यानी कि इतना लंबा 2012 के बाद ग्रे लिस्ट में रहा है ये। पाकिस्तान अभी नया चीज़ नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत पुराना है। एट प्रेजेंट क्या 18 कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सीरिया, यमन सबको ग्रे लिस्ट में डाला गया। और बताए थे पहले ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाला गया। बोले हैं ब्लैक इसलिए कि वो जानते हैं सैंक्शन है इसके ऊपर। नॉर्थ कोरिया तो पूरी तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी है, केवल चाइना ही उसका वो कर पाता है। और ईरान क्या है, ईरान का तो खुन्नस है यूएस से, है ना, जानते हैं कि मिडल ईस्ट में यदि सऊदी अरब को कोई टक्कर दे सकता है तो मात्र ईरान है। हाँ रामानंद जी याद आया हिस्ट्री 1917, ये है डॉलर डिप्लोमेसी, यहाँ शुरू होता है डॉलर डिप्लोमेसी। पर्शियन वार हो जाता है, पर्शियन गल्फ वार हो जाता है, जहाँ पे क्या किया इराक क्या करता है, कुवैत को कंट्रोल कर लेता है, बहुत बड़ा तहलका मच जाता है। 1970 के दशक में सबसे पावरफुल कंट्री कौन था मिडल ईस्ट में? ईरान और इजराइल अभी नहीं आया, इराक को कम कर दिया, खत्म कर दिया, क्रश कर दिया, किसने? यूएस ने। जानते हैं सदाम हुसैन सुने हो ना जी, सुना होगा जरूर, हाँ 2000 के आसपास। क्या हुआ जब उसको आप इराक को खत्म कर दिए तो दूसरा कोई पावर आया, कौन आया दूसरा पावर? सऊदी अरब। क्यों सऊदी अरब? सऊदी अरब इसलिए आया क्योंकि यूएस का संरक्षण है उसको, यूएस का सिक्योरिटी है उसको। अब मिडल ईस्ट में कंपटीटर बन के कौन निकला ईरान का? सऊदी अरब। पहले ईरान का टक्कर होता था इराक के साथ, इराक क्रश सऊदी अरब। अब टक्कर होता है रिलीजियस लाइन पे भी होता है, शिया और सुन्नी के लाइन पे भी होता है। सीरिया इतना पवित्र जगह, इतना हाँ शिया है, इस्लाम सुन्नी है, हाँ बिल्कुल सुन्नी है। वहाबिज़म 18th सेंचुरी, इस्लामिक टेरर ग्रुप का बुनियादी ढांचा कब रखा गया था? वहाबिज़म के टाइम में। और वहाबिज़म से क्या हुआ? पूरी तरह से सूफीज़म सब प्रभावित। सूफीज़म को बोला कि ये बेकार है, दरगाह सिस्टम खत्म करो इसको। कौन है ये? तो अन इस्लामिक है, झूठ मूठ क्या, पीर बाबा शेख बाबा सब क्या होते हैं, खत्म करो इस सबको। अब जब ऐसे खत्म कर, जिहाद को आप गलत मिस इंटरप्रेट कर लीजिएगा, जिहाद तो बहुत पवित्र था, उसको आप गलत बता दिए, जिहादी कल्चर बना दिए, जिहादी कल्चर बना दिए तो टेरर बन गया है कि आप अपना लैंड के लिए, अपना हक के लिए आदमी कोई मार सकता है। वहाँ से आपका आईसिस का जन्म हुआ है, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया। और इस्लामिक स्टेट आईसिस बाद में आईएस बन गया है। इस्लामिक स्टेट क्यों? क्योंकि इराक और सीरिया से भी ज़्यादा उसका टेंटिकल्स बढ़ गया, अफगानिस्तान तक पहुंच गया, अफ्रीका तक पहुंच गया, है ना। अफ्रीका में तो बहुत प्रकोप है, यहाँ तक बोको हराम अलग से है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है, टेरर ग्रुप है। नाइजीरिया उसका नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि बोको हराम भी उसी टाइप का है, मगर इस्लामिक स्टेट का प्रकोप आपका अफ्रीका में भी है।
समझे ना। यानी कि अब वो एक जगह पे सीमित नहीं रहा, वो बहुत जगह पे चला गया। टर्की देखिए कितना क्रश करवाया। हाँ, सीरिया सीरिया यहाँ पे ये वाला एरिया इराक यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन लिया है टर्की ने खत्म करने का, क्योंकि कुर्दिस्तान का बात कर रहा था लोग, कुर्द का। याद करिए 2 साल पहले न्यूज़ में बहुत चल रहा था कुर्द। तो टर्की ने क्या किया, टर्की ने उसको क्रश करवाया, मारा है वहाँ पे लोगों को, मिलिट्री मोबिलाइजेशन करवाया था। हाँ, कुर्द देखिए, कुर्द बना लेगा तो इंटीग्रिटी पे सवाल है ना टर्की का। कोई चाहेगा कि खालिस्तान बन जाए इंडिया में? कोई चाहेगा? बताओ नीतीश, कि तुम्हारा पंजाब यदि बाहर चल जाएगा तो तुम चाहोगे तुम्हारा घर जो है और उसमें कोई आधा तुमको छीन ले, लूट ले, झपट ले, चाहोगे? नहीं चाहोगे जी। तो इंडिया भी चाहेगा कि पंजाब अलग से हो जाए, तभी तो जब आते हैं कौन प्रेसिडेंट, कहाँ के, कनाडा के, क्या नाम है, जस्टिन ट्रूडो, मोदी जी कोई भाव नहीं देते उसको, कोई भाव नहीं देते मोदी जी। और मोदी जी जब इस पोडियम पे बैठते हैं, पोडियम पे बैठा रहता है ना, जब आते हैं तो पोडियम पे ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए अपना ये स्पीच दे रहे हैं, ये भी अपना स्पीच दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ये क्या बोल दिया, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं खालिस्तानी इशू। डायरेक्ट बैठा हुआ था वहीं पे ट्रूडो और एकदम कोई जेस्चर नहीं है। देखिएगा यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियो, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट में एक ऐसा मिनिस्टर भी है जो इंडियन है, जो कि खालिस्तान का मांग वहाँ करता है। क्यों? सेकंड पंजाब कनाडा का है, टोरंटो सब, कनाडा में बहुत पंजाबी भरा हुआ है ना, तो वहाँ से गुलावा उड़ाता है लोग इसके लिए, खालिस्तान के लिए। और एक मूवमेंट, जन आंदोलन चलता है। वाह, वही है रामानंद जी, समझ रहे हैं ना, ये अखंडता पे बात है। तो जब आपका देश का अखंडता कोई बात करेगा, और मोदी जी जिससे, ठीक है ना, हम तो पहले ही बोलते हैं, चाहे आप लाख बुरा बोले उनको, देश का जब सवाल आएगा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पे, तो हम मोदी जी को सबसे ऊपर देखेंगे, है ना। हर समय नेता को पूछने की जरूरत नहीं है और उनको सर्टिफिकेट देने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, हमसे ज़्यादा हुआ है। देखो तो क्या है कि 9/11 इज़ द ट्रिगर फॉर द लिस्ट। अब क्या है, ये जो लिस्ट बना है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बना है, इसका सबसे पहले श्रेय जाता है 9/11। 9/11 वही बाबू जहाँ पे ट्विन टावर को उड़ा दिया गया था, इसका यूएस का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खत्म, जाओ। उसामा बिन लादेन लाइमलाइट में आ गया उस समय। तो ये जो बोले थे ना कि FATF में किसका कंट्री है, तो ये समझो कि कहाँ से बना है FATF, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो ये तुम्हारा अक्टूबर 2011 में जब 9/11 का हमला हुआ है ट्विन टावर्स पे न्यूयॉर्क में, ठीक है, तब तुम्हारा प्लेनरी सेशन हुआ था FATF का, ठीक है। और उसने सोचा था कि क्या क्या गोल होना चाहिए टेरर ग्रुप के अगेंस्ट। इट वॉज क्लियर टू द US दैट द अटैक्स पॉइंटेड टू अ टेरर नेटवर्क। और यहाँ पे बोला गया था कि जो भी कदम लिया जाएगा टेरर ग्रुप को ख़त्म करने के लिए लिया जाएगा। एंड नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम जर्मनी टू कराची, दुबई टू लंदन, यहाँ तक इसका रेंज होगा। जर्मनी से हम कराची तक हम अपना क्या करेंगे, नेटवर्क बैठाएंगे, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग का बात हो, चाहे टेरर का मूवमेंट का बात हो, सब जगह हम चेक करेंगे, ठीक है। दुबई से लंदन तक चेक करेंगे। द आइडियोलॉजी वॉज इफ द वर्ल्ड हैज़ टू एक्चुअली फाइट ग्लोबल टेरर इट हैड टू फॉलो द मनी ट्रायल। क्या बोला, यदि कोई लड़ना चाहता है टेरर से तो जरूरी है कि फाइनेंस कहाँ से आता है, फाइनेंस कहाँ से आता है। यदि आप पैसा का रास्ता का तोड़ देंगे तो टेरर अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि तुमको हमको ख़त्म करना है तो मेरा पैसा ख़त्म कर दो, ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं हरमान जी। तो टेरर ग्रुप जो पनप रहा है, इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, कैसे बनता है टेरर ग्रुप। अरे भाई उसके पास पैसा है तभी तो बड़ा बड़ा बंदूक ले रहा है, बहुत तोप ले रहा है, तभी तो वो नेटवर्क कर पा रहा है, तभी तो रिक्रूटमेंट दे रहा है, नौसिखिया को बुला के यूथ को बुला के उसका दिमाग खराब करके उसको पैसा दिया जा रहा है। जब वो फाइनेंस ही नहीं रहेगा मेरे पास, वो तोड़ देंगे तो काहे हमको रिक्रूटमेंट होगा। बहुत सारा तुम्हारा साउथ का भी लोग को उठा के ले गया था इंडिया से, हाँ, अफगानिस्तान में मरवाया है सब, पागल लोग कैसे चला गया था, ये बहुत बड़ी बात है। लखनऊ का भी बहुत सारा गया था, उत्तर प्रदेश का भी, इस पर ही बवाल हो सकता है। मान लीजिए मुसलमान है, वहाँ से रहता भी है मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम रहता भी है, हम किसी को संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मर रहते हैं। जब आपका मुसलमान यूथ लोग जो बेचारा दिमाग उसका ठीक नहीं है वो चला गया वहाँ पे, तो ये केवल इतना ही बात नहीं है कि पकड़ा गया, ये बात है कि इंडिया का कौन था, कौन संप्रदाय था, मुस्लिम था। अब टैग लग जाएगा, मुस्लिम तो ऐसा ही होता है, फिर राजनीति शुरू हो जाएगा इस कंट्री में, समझ रहे हो ना। तो ये दिक्कत होता है, एक संप्रदाय से पूरा कंट्री को नुकसान होता है, जैसे कि इस बार जमात वाला केस हुआ था। देखो तबलीगी जमात देखे नहीं, ये गोदी मीडिया सब
अब वो बेचारा वो ठेला बगल में, मेरे बगल में जाता है, मुस्लिम बेच के जाता है, केला लेके जाता है, वो एप्पल लेके जाता है, कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बताओ इसका, तो फिर इकोनॉमी उसका बताइए। हम तो इसका विरोध किए थे, मेरा दिमाग खराब हो गया था इस चीज़ को लेके। बताइए ऊपर हो रहा है, नीचे रिपरकशन क्या हो रहा है। यूपी में देखिए, मुंबई में केस देखिए, पूछ रहा है कि कौन मुसलमान है तुम, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है। अब भाई उसको आज़ादी है, बेचने दो, फंडामेंटल राइट्स है उसका। हाँ वो भी हुआ। हाँ ये तो होता ही है, ये तो होगा ही होगा, समझ लीजिए। अरे एक वो थूक वाला भी दिखाया था ना, वो थूक वाला देखे थे तुम लोग। देखिए प्रोपेगेंडा, देखिए मुद्दा चाहिए, है ना, आजकल के आदमी को मुद्दा चाहिए खाली, बहुत बहुत बड़ा। अभी देखिए ना, अभी मेरा ये यूट्यूब वीडियो अभी चल जाए ना और मेरा ज़्यादा देखने लगे तो आ जाएगा हमको भी डंडा लेके मारने के लिए, समझे ना। तो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स FATF, उसके बाद क्या हुआ डेवलपमेंट, समझ गए कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, आइडियोलॉजी क्या था, किस तरह ये फाइनेंस को रोका जाए, ठीक है। अब उसके बाद देखो FATF प्लेनरी एडॉप्टेड ऑन 8 पॉइंट अमेंडमेंट, उसके बाद इसने काम किया और स्पेशली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम किया गया है, यानी कि हवाला रूट वाला काम ना हो, है ना। मनी ट्रायल यानी कि फाइनेंस जहाँ से मिलता है वो रास्ता कटे। FATF बार बार ये काम करने का प्रयास कर रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था, उस रेजोल्यूशन का नाम था, उस रेजोल्यूशन का क्या नाम था, 1373, जो बार करता है कि एनी ग्रुप कनेक्टेड टू तालिबान और अलकायदा, ठीक है, कोई भी लिंक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या कि तालिबान और अलकायदा को एकदम थ्रेट लिस्ट में, यानी कि बहुत वांटेड लिस्ट में रखा गया था, और कोई भी यदि होता है, लिंक होता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। द लिस्ट डेट UNSC देन अप्रूव्ड सुन बिकम वन ऑफ द पार्ट ऑफ। अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही UNSC ने अप्रूव्ड किया लिस्ट को कि कौन से लिस्ट क्या टेरर ग्रुप होंगे, वो फिर जाके FATF का टेरर लिस्ट बन गया। यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही इनपुट्स प्रोवाइड किया है FATF को टेरर ग्रुप के लिए। डिटेल्स अबाउट, आप देखो तुम पूछ रहे थे ना कि क्या है, कौन कौन कंट्री है, तो देखो तुम्हारा आंसर यहाँ पे, इसलिए वो वहाँ से बोलने की आवश्यकता नहीं था। देखो ये क्या कि 1989 में बना था, ठीक है, और डिसीजन कौन लिया था, G7 कंट्री, वही G7 कंट्री जो कि बोला है, क्या बोला है ये गधा ट्रम्प कि G11 बना देना चाहिए, याद करिए, और चाइना को हटा देना चाहिए, रसिया नहीं, चाइना को हटा देना चाहिए, और इंडिया को भी ले आना चाहिए। यही G7, ठीक है, डिसीजन था G7 और यूरोपियन यूनियन का, कमीशन का, समझ गए। G7 कंट्री और यूरोपियन कमीशन जो तुम्हारा यूनियन का एक कमीशन होता है, उस समय यूके भी पार्ट था, अभी यूके पार्ट नहीं है। 27 कंट्रीज होंगे अभी प्रेजेंट। अब उसके बाद देखो इट्स प्राइमरी फोकस क्या था कि रिव्यू करना, जो भी एक्शंस लिए गए हैं उसको टेक्निकल ढंग से करना, पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखना। पॉलिटिक्स रूप से देखिएगा तो फिर गणित अलग है। तो हम तो बोले हैं कि एक कंट्री का टेरर है ना, दूसरे कंट्री का हो जाता है फ्रीडम फाइटर। जैसे ये चोरबा क्या बोला, ये इमरान खान मार्टियर बोल दिया, तो वो तो बहुत बड़ा टेरर है यूएस के लिए, और वहाँ पे उसको शहीद घोषित कर दिया। तो कैसे आप टेरर का आप इंटरनेशनल डेफिनेशन तय कर सकते हैं? इसके लिए तो इंडिया बहुत दिन से खगुआ रहा है ऊपर बैठ के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी से माथा पीट रहा है इंडिया, दशकों हो गया, एक दशक से पीट रहा है अपना माथा, और अभी तक कोई भी इंटरनेशनल डेफिनेशन नहीं बन पाया है टेररिज्म पे, टेरर को डिफाइन नहीं कर पाया अभी तक। तो देखिए वही दिक्कत है, समझे ना। इसलिए पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए, टेक्निकल ढंग से देखना चाहिए। इट इज़ नॉट एन इन्फोर्समेंट एजेंसी, बोले ना हम बोले ना इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, मगर FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है और इस लिस्ट में डाल देता है, ऑटोमेटिकली FDI और FPI कम हो जाता है। मगर ये इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, ये आपको वो नहीं करेगा, पनिशमेंट नहीं दे सकता है, मगर इसका रिपोर्ट इम्पैक्ट करता है कि FDI FPI इन्वेस्टमेंट वगैरह। यही हम उस समय बोले थे आपको, बस ब्लैक लिस्ट में डाल के छोड़ देगा, कुछ करता नहीं, लीगल कोई स्टेप नहीं लेगा। तो देखो मगर ये क्या है कि जैसे देखो कि कोई आदमी आके बोल दिया कि जी कुमार बेकार पढ़ाता है, ठीक है, वो तो हम पे कुछ किया नहीं, मगर वो जाके पूरा गुलाबा उड़ा दिया बाहर जाके, हमको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा हमको। सेम चीज़ यही हुआ है तुम्हारा इसके साथ, बोल दिया कि बोल दिया कि पाकिस्तान बेकार है, वो काम किया ही नहीं 27 पॉइंट पे, तो कुछ एक्शन तो नहीं लिया उसके ऊपर। वहाँ बाहर कंट्री थे जो कि FDI FPI डालते पाकिस्तान में, वो बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है।
तो क्या है, इट इज़ अ नॉट एन इन्फोर्समेंट एजेंसी बट अ टास्क फोर्स कंपोज्ड ऑफ, मगर क्या इसके पास टास्क फोर्स है जिसमें 39 मेंबर गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, हु फंड द FATF, जो कि FATF को चलाते हैं, पैसा देते हैं और अपने मैंडेट को आगे ले जाते हैं। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ UN सिस्टम, यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, मगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो भी टेरर ग्रुप है ये अपने आप को मानता है, उस लिस्ट को अपने हाथ में रखता है, मगर ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, ये तो जानते हैं आप। हाँ, उसका पार्ट नहीं है, उसका अंग नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का अंग नहीं है, बात समझ रहे हो ना। यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारा अंग होता है, ठीक है ना। एक तो अंग हटा दिया गया, 5 अंग है अभी, वो ट्रस्टीशिप वाला खत्म हो गया। तो अब क्या है तुम्हारा, ये जो है FATF क्या है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, मगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेरर ग्रुप का लिस्ट है वो अपने हाथ में रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से इनपुट्स मिल रहा है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेरर ग्रुप को वांटेड माना गया है वो भी हाथ में लेके चलता है, ये इनपुट ले रहा है केवल, उसका पार्ट नहीं है। इसका कहाँ पे देखो, OECD, इट फंक्शन आउट ऑफ द OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस, जो पेरिस में OECD क्या है रमानंद जी? हाँ, कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट वाले सब कंट्रीज है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में, वहाँ से वर्क करता है ये FATF, समझे? हाँ, नहीं वो बनाया नहीं, उसका हेडक्वार्टर यूज़ करता है एज ए हेडक्वार्टर। OECD का जो हेडक्वार्टर है उसका ये यूज़ करता है, FATF यूज़ करता है एज ए हेडक्वार्टर, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। द FATF डिसीजन डिपेंड ऑन द वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिपोर्ट बाय मेंबर कंट्रीज। क्या है वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे? वही ना बोले, बाध्य नहीं कर रहा है कि कितना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस ये रिकमेंडेशन दे रहा है, अब करिएगा भी ठीक है, नहीं भी करिएगा ठीक है। मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप आर कैरिड आउट बिहाइंड क्लोज डोर्स और डेलिब्रेशन आर नॉट पब्लिसाइड। क्या है, जितना भी मीटिंग्स होता है वो पर्दे के पीछे होता है, मीडिया के सामने नहीं होता है, और इसको ये आपका पब्लिसाइज नहीं किया जाता, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है इसके लिए, ना ही कोई जर्नल छपता है इसका रिपोर्ट का। किसका? तो FATF का जो भी फंक्शंस है, काम होते हैं, पर्दे के पीछे काम होते हैं। तो हाउ आर द डिसीजन मेड इन FATF, तो कैसे डिसीजन लिया जाता है जो पर्दे के पीछे हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, तो डिसीजन किस तरह लिया जा रहा है? तो देखो, डिसीजन आर मेड ऑन द कंसेंसस बेसिस। देखो हो गया ना, क्यों? क्योंकि क्या बोले, इसमें G7 कंट्री है और इसमें आपका यूरोपियन कमीशन है, तो ये बैठ के एक समझौता किया जाएगा। कॉन्सेंसस मतलब क्या क्या, सबका राय विचार लेके कोई मत तक पहुंचना, ठीक है। दे कंडक्ट रिव्यू ऑफ कंट्री, ठीक है, म्यूचुअल, यानी कि सभी कंट्रीज का राय विचार लेता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इवैल्यूएशंस। मतलब क्या है, इवैल्यूएट करना, कोई चीज़ पे पहुंचना, कंक्लूड करना, सभी का म्यूचुअल कंक्लूजन होता है वहाँ पे। देन आइदर क्लियर देम और यूज अ कलर कोडेड रेफरेंस फॉर देम, या फिर और भी आउटपुट ले सकता है, उस हिसाब से वो तय कर सकता है। दे प्लेस कंट्री इन द इंक्रीजिंग मॉनिटरी कैटेगरी और द ग्रे लिस्ट और द ब्लैक लिस्ट, और उस हिसाब से कोई भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है या ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, समझे बात को। इंडिया बिकेम ऑब्जर्वर, इंडिया भी ऑब्जर्वर बना है, किसका? FATF का, 2006 में, ठीक है, और वॉज इंडक्टेड एज अ फुल मेंबर, और 2010 में ये भी फुल मेंबर बना है, यानी कि FATF का पार्ट अब इंडिया भी है, क्योंकि 1989 में क्या था, G7 और यूरोपियन कमीशन था, और अभी 2010 में इंडिया भी क्या बना है, इसका फुल मेंबर बना है। और इंडिया पहले 2006 में क्या था, इसका ऑब्जर्वर था। पहले ऑब्जर्वर मिलता है, आपको जानते ही हैं कि आप ऑब्जर्व करते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं कैसे काम हो रहा है, उसके बाद कुछ साल बाद आपको परमानेंट मेंबर भी बनाया दिया जा सकता है या नहीं भी बनाया जा सकता है, और इंडिया बन गया है। तो यदि कोई पूछेगा कि FATF का इंडिया का मेंबर है, क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल सर्विस में, तो है, समझे ना। तो समझ में आ गया कि FATF किस तरह काम करता है वर्ल्ड में। अब देखो एक लास्ट पॉइंट है इसी का, एनी थ्री कैन वीटो। अब देखो कि वीटो वाला भी चीज़ है इसमें। डिसीजन आर टेकन बाय द कंसेंसस इन द 39 ग्रुप्स मेंबर, ठीक है, सेंसस क्या हो रहा है, कंसेंसस हो रहा है। एनी 3 मेंबर्स कैन एक्सरसाइज अ वीटो ऑन एन एक्शन। कोई भी 3 मेंबर 39 नेशंस में, 39 नेशंस है टोटल, G7 और आपका यूरोपियन यूनियन बताए 27 प्लस G7 हो जाएगा, आपका ये कितना हो जाएगा, 39 कंट्रीज हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कि कोई भी 3 मेंबर्स वीटो का यूज़ कर सकता है। वीटो समझते हो कि रोक दिया तो रुक गया बात। वीटो मतलब क्या है कि यदि मान लो कि 5 आदमी में 2 आदमी तैयार, 3 आदमी तैयार है कि ये काम करेंगे, और 2 आदमी बोला कि नहीं करेंगे, तो काम ठप हो जाएगा। वही तुम्हारा चाइना बार बार लगा रहा था, ये क्या है, JEM के लिए, जैसे मोहम्मद के लिए, कि इसको टेरर ग्रुप नहीं कहे, क्योंकि चाइना का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। चाइना हर समय चाहेगा कि पाकिस्तान को अपना गोद में रखे, है ना, यही वीटो है। देखो, हाउएवर FATF फेसेस न्यू एज चैलेंजेस टू काउंटर टेरर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, लाइक बोला कि
FATF को अभी आधुनिक एज में, है ना, ये 21st सेंचुरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे हैं टेरर से रिलेटेड। एग्जाम्पल क्या है? बिटकॉइंस। बिटकॉइंस क्या वर्चुअल कॉइन है, किसी ने देखा ही नहीं है ये चीज़, ठीक है, और इसका कोई सेंट्रल एजेंसी भी नहीं है देखने के लिए, नापने के लिए, तोलने के लिए, जो भी है रेगुलेशन कोई है ही नहीं। तो बिटकॉइन से क्या हो रहा है? बिटकॉइन से अपना टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है। क्यों? जब आप वैल्यू दे रहे तो हो रहा है, जैसे कि ऑनलाइन होता है ना जी, आप गेमिंग वगैरह हो रहा है, उसमें भी आप बिटकॉइन आ जाएगा किसी दिन, देखिएगा। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का एक अंग हुआ आपका बिटकॉइन। दूसरा देखिए साइबर करेंसी, ठीक है, वही साइबर, वही बिटकॉइन, सभी आ जाएंगे इसके अंदर। इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, देख रहे हैं ना, ये वाइल्ड लाइफ का इस्तेमाल होता है। वाइल्ड लाइफ के अंदर हम काट के उसके अंदर हीरा वगैरह, स्मगलिंग, बहुत तरह का विवाद भी होता है। ईगल ये भी हो रहा है। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टेरर, बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होता है टेरर ग्रुप सब, क्या समझते हो? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ कर रहे हो, इंडस्ट्री 4.0 को यूज़ कर रहे हो तुम, तब कैसे FATF भी इस चीज़ से निजात पा सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है FATF के पास। और चैलेंजेस है कोरोना पैंडमिक में, है ना, कोरोना पैंडमिक सब लोग त्रस्त हैं। अभी टेरर को देखेगा कि कोविड-19 वाला लोग को देखेगा या उस क्राइसिस को देखेगा, तो बहुत बड़ा खाई है। फॉर इंडिया, देखो इंडिया के लिए क्या है? इट्स फोकस एट द FATF एंड काउंटरिंग क्रॉस बॉर्डर टेरर विल बी प्रायोरिटी फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के लिए जरूरी ये है कि FATF कैसे क्रॉस बॉर्डर टेरर जो हो रहा है, यानी कि कैसे पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहा है, नेपाल से कैसे इधर आ रहा है, या फिर किसी भी जगह से आ रहा है, वो क्या करे? FATF पे इंडिया भरोसा दिखाए, यानी कि इंडिया पूरी तरह से FATF का इनपुट्स पे वो करता है, रिलाई करता है, क्योंकि FATF पूरा वर्ल्ड का देख रहा है। क्यों? क्योंकि टेरर को ख़त्म करना है तो केवल इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करने से नहीं होता है, बाहर का इनपुट्स भी लेना होता है ना। इंटरनल सिक्योरिटी तो क्या है कि आपको कंट्री के अंदर आपको पता है सब कुछ, मगर आपको बाहर से ही पता करना पड़ता है कि बाहर क्या गतिविधि बीत रहा है ना। तो ये सभी चीज़ें, इसलिए इंडिया हैविली डिपेंडेंट है FATF के ऑपरेशन पे। कोई दिक्कत है किसी को? समझ गए ना कहाँ? हाँ 39 है, कैसे है देख लीजिए। 27 प्लस आप ये जोड़ दीजिए, G7 जोड़ दीजिए, 34 मोटा मोटी पहुंच जाएगा। यूरोपियन कमीशन में और भी कंट्रीज आ जाएंगे आपके। यूरोपियन यूनियन का हाँ नहीं 28 होगा, हाँ ठीक है, 29 28 है। अब यूके हट गया, इसे 28 कर सकते हैं, ऐसे कुछ है। तो अभी यूके वाला हटा है तो वो नहीं बताएगा इसमें, वो हट भी गया होगा तो मेंबर रहा ही होगा FATF का। अब बाकी भी तो हुआ है, इंडिया भी तो है ना इसका मेंबर अभी। जैसे कि आप उधर से 27 जोड़ते हैं, 28 था, एक हटा दीजिए यूके को, लेट से अभी के लिए, हालांकि रहेगा FATF में। 27 वो है, G7 है, 27 प्लस 7 कितना हुआ बाबू? 35 हुआ। इंडिया भी है और उस तरह बहुत सारा कंट्री और ऑस्ट्रेलिया सब भी हो सकता है, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो वो तो 1989 का बताया ना हम आपको, 1989 में ना G7 था और आपका यूरोपियन कमीशन था, वो दौर आगे गया तो बहुत सारा कंट्री क्या है अपने आप को उसमें शामिल करेगा। क्यों? कि बहुत कंट्री को प्रॉब्लम है ना, टेरर तो अभी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ना जी, एक कंट्री का नहीं है, हर कंट्री का। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न में भी जब अटैक होने लगा, इंडिया में जब अटैक हो रहा था तो कुछ समझ ही नहीं रहा था ये लोग, बाहर का लोग। वहाँ जब देखिए पता है कब हुआ, अब एक्चुअली कंट्री लोग कब समझने लगा, जब आपका पेरिस का हुआ था, पेरिस में जो अटैक हुआ था, पत्रकार पे भी हुआ और हुआ था 2015 में, याद करिए, पेरिस पे हुआ था। हाँ, और उसके बाद और भी बहुत सारा जगह पे हुआ है। हाँ हाँ 9/11 का अमेरिका नहीं तो क्या कि हमारे कंट्री में महाराष्ट्र में तो बम्बे ब्लास्ट हुआ था ना, तो इंडिया का बोलता था ये झूठ मूठ कर होता है। हाँ बोको हराम, हाँ तो वो भी बहुत एक्टिव टेरर ग्रुप है, बात समझे। अब हम देखेंगे, बोले थे ना मोबिला अपराइजिंग, ठीक है, ये भी 2 IITL का समावेश है। एक है तुम्हारा 29 जून को है, बस 2 दिन पहले का है, ठीक है, और एक 28 जून का है, बस रिसेंट है ये। इसमें मालाबार रेबेलियन के बारे में बोला गया है। तो मालाबार कोमल बोलने से क्या तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा? हाँ केरला, और क्या हिट करेगा?
मालाबार है, गढ़ है एंशियंट हिस्ट्री का। किस तरह गढ़ माना जाएगा इसको? बिल्कुल, मैक्सिमम रिलीजन जो भारत में ही प्रवेश किया ये मालाबार को से ही आया है। क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, समझे ना, पारसीस हो। पारसीस तो यहाँ पे आया है, ठीक है, चलो पारसीस को यहाँ पे रख दो। बस जितने भी बाहर से आए हैं ज़्यादा आपका मालाबार कोस्ट पे आया। इससे पहले वास्को दा गामा को ले लीजिए ना जी, घूमते घूमते आ गए केप ऑफ गुड होप से आ गए एकदम आराम से यहाँ पे। जमुनी ने क्या किया कि आओ बाबू सो जाओ हमारे घर पे, सुला दिया उसको, है ना। कैलिकट, मालाबार कोस्ट, सब हिस्ट्री है, पूरा पढ़ना ही है हिस्ट्री। इसमें देखिए कहाँ कहाँ है, इतना काहे भुगा गया है। देखिए इसमें जीएस पेपर 1 हिस्ट्री हेरिटेज कल्चर, देखिए मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 के बाद और अभी तक प्रेजेंट। देखो वहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी इश्यूज, देखो जल्दी से फटाफट पेपर 1 निकाल के। मिल गया, कितना नंबर है कॉमन? 9 नंबर, 2 नंबर है ना। दिखा तुमको नीतीश, देख लो वहाँ पढ़ लो एक बार, जितना फैमिलियर हो गया है उतना बेटर है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो पहले ये समझते कि ये मोपला या फिर मालाबार रेबिलियन है क्या। याद करो, देखो यहाँ पे कभी तुम लोग को बताया गया था कि यहाँ पे कल्चर में कि यहाँ पे लोग जो थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड से परेशान थे, हिंदू लैंडलॉर्ड से परेशान थे, इसलिए इसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। याद है? कौन सा धर्म परिवर्तन किया था, याद करो। कौन सा धर्म था? मोबिला, बिल्कुल क्रिश्चियनी था कि इस्लाम था? इस्लाम नहीं था, याद करो। मोपला, हाँ, तो क्रिश्चियन धर्म था वो। किस धर्म में कन्वर्ट हो गया था? पहले तो ऑब्वियसली वो हिंदू का पार्ट था, मगर जो हिंदू लैंड लॉर्ड थे, जमींदार थे, वो बहुत उसको क्या कर रहे थे, दबा रहे थे। तो उस चीज़ को वो कम करने के लिए कौन सा धर्म में कन्वर्ट हो गया था, बताओ? कौन सा धर्म में कन्वर्ट हो गया था? वो इस्लाम था। ज्यूस स्पीकिंग मलयालम, ज्यूस वाला याद आ रहा है, बहुत सारा है। देखो बात समझो, हाँ, मैं ये हुआ था आपका, ये इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। देखिए बात को समझिए, देखिए यहाँ पे कैसे राजनीति हुआ है। व्हाट इज द मोपला और मोफला और मालाबार रेबिलियन, ये क्या था? ये 1921 में जब नॉन कॉपरेशन चल रहा था तो ये नीचे हो रहा था। नॉन कॉपरेशन कौन चला रहा था? नीतीश, गांधी बाबा क्या किए? 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किए थे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हटा दिया गया? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। याद आया तुम लोग को? कहाँ पे हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट? उत्तर प्रदेश, ठीक है, एकदम लोगों को मार दिया गया था। वो क्या, पुलिस स्टेशन चौकी को ही आग में फूंक दिया गया था। देखते हो हिस्ट्री में ये सब हुआ है। तो क्या है कि ये जो है 19 ठीक उसी पीरियड में, उसी कालखंड में, उसी टाइम में, अगस्त 1921 में ये मालाबार में बहुत बड़ा रेबिलियन हो गया था, सौदर्न तालुकास, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? इट लार्जली टू द शेप ऑफ गोरिल्ला टाइप का हो गया। गोरिल्ला टाइप अटैक क्या होता है? आप आए, सामान लेके आए, बंदूक लेके आए, मार के भाग गए। शिवाजी भी गोरिल्ला वारफेयर पे बिलीव करते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास हथियार कम है और यदि आप फेस टू फेस लड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे। क्या करना है? अचानक चोरी चुपके से अटैक करके भाग जाना है, जैसे गोरिल्ला वारफेयर। तो ये भी गोरिल्ला वारफेयर पे विश्वास करते थे। तो इससे क्या हुआ? देखो, इससे तुम्हारा अटैक हुआ, ठीक है। इसमें बोला इरेगुलर वारफेयर विद स्मॉल ग्रुप, छोटे ग्रुप्स के छोटे वेपन्स के साथ वो अटैक करेंगे। कहाँ पे अटैक किए थे? जनमिस के ऊपर अटैक किए थे। यही बोले कि वही हिंदू क्लास के लैंडलॉर्ड वाले थे लोग, ऊपर क्लास वाले थे, ठीक है। और पुलिस पे भी अटैक कर दिए और उसके ट्रूप्स पे भी अटैक कर दिए। तो बहुत बड़ा बात हो गया उस समय, ठीक है। और ये जो है वरियान कुनाथू अकुंजा अहमद हाजी वॉज द मेन
क्या है, प्रोटोगनिस्ट ऑफ द मालाबार रेबेलियन ऑफ 19 एंड वाज एग्जीक्यूटेड बाय द मेन जो आदमी था इसके पीछे, जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इतना बड़ा जो रेबेलियन हुआ था, ये आदमी था उसके पीछे, और इसको ब्रिटिश ने 1922 में फांसी दे दिया, खत्म कर दिया इसको। क्यों, बहुत बड़ा रेबेलियन करवा दिया, इसलिए हो सकता था कि उसका आग पूरा कंट्री में लग जाए। एक तो ऐसे ही देश में आंदोलन शुरू हो चुका है गांधी जी के नेतृत्व में ऊपर, समझ रहे हो ना, और नीचे से भी तुम करोगे तो क्या है, नॉर्थ और साउथ पूरा मर्ज कर जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए 1922 में दे दिए, जैसे तुम्हारा उसको दे दिए, किसको, भगत सिंह को दे दिए। भगत सिंह को कब दिया गया फांसी, हाँ इसी टाइम में दिया गया है भगत सिंह को। सोचिए कि 1921 के आसपास 1921 और 22 के टाइम में इंडिया में बहुत सारे लोगों को फांसी मिला था, ठीक है। कंट्रोवर्सी क्या है, देखो कंट्रोवर्सी ये है कि ये न्यूज़ में क्यों आया। कंट्रोवर्सी इसलिए ये है कि कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड ओवर द मलयालम मूवी प्रोजेक्ट कमिटिंग व्हाट वाज आर्गुअली द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू ब्रिटिश रूल बिटवीन द गेट अपराइजिंग 1857 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्या कि मलयालम में क्या बोला कि मलयालम में पिक्चर दिखाया जाएगा। अभी मलयालम है, केरला है तो मलयालम स्पीकिंग होगा वहाँ पे, बोला कि हम पिक्चर दिखाएंगे। कैसे, हम वो स्वतंत्र सेनानी के बारे में बताएंगे जो 1857 के बाद और 1942 तक क्विट इंडिया मूवमेंट तक जो जो चीज़ चला उसको हम दिखाएंगे। तो हम इसको भी दिखाएंगे 1921 को, इससे फिर बड़ा कंट्रोवर्सी होगा। क्यों, क्योंकि ये हम जब दिखाएंगे, हम मुगला अपराइजिंग के बारे में बोलेंगे और उसमें हम ये बोलेंगे कि हिंदू के अगेंस्ट मारा गया था, तो धर्म संप्रदाय का होगा कि नहीं होगा, मैटर आएगा कि नहीं आएगा कंट्री में। केरला से फिर आग बढ़ेगा ऊपर की तरफ। बात समझ रहे हैं ना, छोटा मोटा बात नहीं है। देखिए देखिए कितना बढ़िया बात, इज इट नेशनलिस्ट और रिलीजियस हेट्रेड। देखिए वही बात हो गया ना, क्या ये रिलीजियस हेट्रेड है, क्या संप्रदाय के नाम पे आप क्या गंदगी फैलाना चाहते हैं क्या समाज में। तो कोई बोलता है कोई व्यू है, काउंटर व्यू है, बोलता है हाँ, कोई बोलता है ना। कैसे, वन सेक्शन, एक सेक्शन फील करता है जो हाजी जो स्टूड किया था, वही हाजी जिसको 1922 में मरवा दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, वो बोलता है स्टूड अप अगेंस्ट एन एम्पायर दैट रूल अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। बोला कि नहीं, ये हिंदू के अगेंस्ट नहीं था, ये किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश के अगेंस्ट था। हाजी गलत मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है कि हाजी क्या है, हिंदू के अगेंस्ट था, हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था। दूसरा पॉइंट क्या लिखा जाता है, तो इसलिए ये नेशनलिस्टिक फीलिंग्स होना चाहिए कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को रोका जा रहा है उसको, तो इस व्यू से होना चाहिए। एक सेक्शन कहता है, मैं दूसरा सेक्शन क्या कहता है कि हाजी और बहुत सारे लीडर्स रिस्पॉन्सिबल थे कि जो एट्रोसिटी हिंदूज के द्वारा हो रहा था, लैंडलॉर्ड के द्वारा, हिंदू लैंडलॉर्ड के द्वारा हो रहा था, उसी को प्रोटेस्ट करने के लिए इतना बड़ा ये हुआ है। और ये क्या है, मुस्लिम हेट्रेड अगेंस्ट हिंदू होगा, क्योंकि मुगला मुस्लिम है, बोल दी तो दिए हम मुस्लिम है, तो मुस्लिम ने हिंदू को मारा, जाओ। हाँ वही तुम बोले, इस्लाम है। आप लोग से पूछ रहे थे हम क्या है क्या है क्या है, नहीं बोले, तुम बोल दिए मुस्लिम है, इस्लाम है। हम और भी एक कंफ्यूज कर दिए, क्यों, हम बोल दे कि ज्यूज स्पीकिंग मलयालम वाला, वो भी है, वो भी। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ाया वहाँ पे कल्चर में। ज्यूज था कि नहीं था, हाँ गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई। सुनिए तो बात क्या है, तो देखिए क्या प्रोजेक्शन होगा मलयालम उसमें मूवी में कि कैसे मुस्लिम ने हिंदू को मारा और ये कंट्री क्या है, हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो आग लग जाएगा सबको। केरला में तो मुस्लिम अच्छा खासा है, हमारा इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। चला देना चाहिए, मगर लोग उस चश्मा से नहीं देखते हैं जिस चश्मा से तुम देखते हो। विद्रोह हो जाए तुरंत विद्रोह, अरे एक तुम्हारा पद्मावती जो आया है उसको पद्मावत बनाना पड़ा है, कुछ हुआ नहीं है पिक्चर के अंदर में, झरोका दर्शन वाला जो बताए थे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, दीपिका को मारने तक बात उठ गया वहाँ पे, है ना, दीपिका रो रही है बैठ के, उससे उसका पिक्चर भी प्रमोट हो गया। क्या है, फायदा बहुत होता है स्टार वाले लोग को जब कंट्रोवर्सी में फंसता है कोई, बहुत खुश, मन ही मन बहुत खुश रहता है, लोग पैसा कमाएंगे, ये सही बात है, और चाहता है कंट्रोवर्सी मचे, जितना कंट्रोवर्सी मचेगा फिल्म स्टार के लिए उतना ही फायदा है। ओह, कन्हैया कुमार बगल में भाषण दे रहा था और ये बगल में बैठी हुई थी ना दीपिका, पब्लिसिटी स्टंट है, उसको उसी दिन याद आया, अपना प्रचार करने के लिए वहाँ पहुँची थी, और किसी दिन उसको देशभक्ति नहीं दिखता है क्या बात समझ रहे हैं, ये सब है। देखिए कंट्री में हर डगर डगर पे आपको मिलेगा यहाँ पे दिक्कत,
देखो न्यू टेनेंसी लॉज है वन ऑफ द प्राइम रीजन्स है, ठीक है। जो न्यू टेनेंसी जो लॉज वहाँ पे बना था, देखिए हम आपको क्या बताएं। देखो याद करो कि परमानेंट सेटलमेंट, रतवाड़ी सेटलमेंट, महलबाड़ी सेटलमेंट, ये क्या एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। ब्रिटिश लोग क्या कर रहा था, एक्सप्लॉयट कर रहा था। किसको? इंडियन पीजेंट्स को एक्सप्लॉयट कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या है? लैंडलॉर्ड क्या है कि उसका हुआ या नहीं हुआ, क्रॉप्स उगा कि नहीं उगा, पैसा चाहिए उसको। बहुत दिक्कत हो रहा था। यही बोल रहा है कि ये न्यू टेनेंसी लॉ जो उस समय लाया गया था, ये सबसे प्राइम रीजन है जिसकी वजह से मोपला अपराइजिंग हुआ है। क्यों? क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड ही होंगे, क्योंकि हिंदू का ग्रिप है लैंड पे, है ना। तो उसको लैंडलॉर्ड का हम ओनर दे दिए, उसको ऑनर दे दिए हम, लैंडलॉर्ड बन गया है। जब वो पीजेंट्स पैसा नहीं दे पाएगा तो वो एट्रोसिटी करेगा। जब एट्रोसिटी कर जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों में झगड़ा हो जाएगा, और वही झगड़ा का फल हुआ है, मोपला अपराइजिंग हो गया। तो क्या है, सब पीजेंट्स है, गरीब पीजेंट्स है, मुस्लिम गरीब पीजेंट्स है। पहले ये भी हिंदू ही थे, ये कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इस्लाम में क्या है, इस्लाम में यूनिटी है, इक्वलिटी है, तो सब कन्वर्ट हो गया है। पहले सब हिंदू था यहाँ पे। देखिए क्या बोला कि ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस्ड, ब्रिटिश ने क्या किया था, न्यू टेनेंसी लॉस। यही टेनेंसी है बाबू। टेनेंसी मतलब क्या है कि आपका रेंट वाला, यही लैंडलॉर्ड वाला चीज़ है ये, जो कि बहुत ही फेवर किया लैंडलॉर्ड को, ठीक है, क्योंकि लैंडलॉर्ड को ज़्यादा फेवर करता है। दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फॉर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, वो एक्सप्लॉयटी सिस्टम प्रूव हो गया। जो प्री ब्रिटिश रिलेशन था, यानी कि ब्रिटिश आने से पहले आपका लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स के बीच में जो था वो क्या हुआ, वो डगमगा गया, वो अलग था और ये अभी अलग है, दिक्कत हो गया। The new laws deprived them all the guarantee rights to the land and its produce and its effect rendered them landlords। क्या है कि नया जो लॉ आया है ब्रिटिश का, वो क्या है कि वो लैंडलेट्स लेवल बना दिया उसको। यही तो कारण है कि आज़ादी के बाद भी छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स पड़े रहते हैं इंडिया में, और पॉवर्टी ट्रैप का बात आता है वहाँ पे। क्यों स्मॉल फार्मर्स का बात आता है हर समय, 2.5 हेक्टेयर से कम वाले क्यों आता है कम? क्योंकि इसका तो बुनियादी ढांचा हम रच दिए थे वहीं पे ब्रिटिश के टाइम में। क्यों? क्योंकि ज़मीन तो ले लिए थे, स्टेट प्रॉपर्टी है मेरा। जो आप ज़मीन ले लिया और आप दे रहे हैं किसको, लैंडलॉर्ड को दे रहे थे। लैंडलॉर्ड के पास बहुत बड़ा ज़मीन है, वो मैनिपुलेट करेगा, वो समझ रहे हो ना, मैनिपुलेट करेगा। छोटे छोटे आएंगे, पैर जोड़ेंगे कि हमको सर दीजिए, थोड़ा ज़मीन दीजिए। हाँ ज़मीन देंगे, इतना पैसा दोगे क्या? हाँ देंगे, ठीक है ना। अब वहाँ पे उगाएंगे, वहाँ पे सीड्स वगैरह उगाएंगे, और सीड्स उगाएंगे और उसको हम ठीक से नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं देंगे, तो फिर हमारे ऊपर शोषण होगा। जब शोषण होगा तो इस तरह का बहुत बड़ा अपराइजिंग होगा। तो जो न्यू टेनेंसी लॉ था किसका, ब्रिटिश का, वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है मोपला अपराइजिंग का। इसका एक्चुअल रीजन है, वही बोला जा रहा है। तो व्हाट हैपेंड सब्सिक्वेंट, उसके बाद क्या हुआ, यही सब चीज़ बोला गया है। द चेंज क्रिएटेड इनर्मस रिसेंटमेंट अमंग द टेनेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो गुस्सा आ गया टेनेंट्स को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कि ब्रिटिश ने क्या किया, टेनेंसी लॉ को बदल दिया। पहले का कुछ बात और था। मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स क्या है, नंबूदरी ब्राह्मण्स है, और मोस्ट ऑफ द टेनेंट्स क्या है, मोबिला मुस्लिम्स है। क्या है, मुस्लिम्स है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद करो, वो खिलाफत एजिटेशन के साथ आ गया, हो गया ना, गांधी जी ला दिए ना शौकत अली और उसको अली ब्रदर्स को, दोनों साथ में, दोनों साथ हुआ। ये क्या है, अल्टीमेटली मोपला रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। नॉन कॉपरेशन क्या किए गांधी जी दूरदर्शी थे ना। क्यों? क्योंकि टर्की में गिर गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ है, हाँ 1418 में। 18 में क्या हुआ, टर्की का खिलाफत गिर गया वहाँ पे, याद करिए, टर्की का ऑटोमन एम्पायर गिर गया है। जब ऑटोमन एम्पायर गिरा तो मुस्लिम सेंटीमेंट्स को बहुत बड़ा हर्ट हुआ, क्योंकि खलीफा रिप्रेजेंट कर रहा था टर्की से वर्ल्ड वाइड। इंडिया में मुस्लिम लोग पागल हो गया कि बोला कि यार ये मुस्लिम सेंटीमेंट्स को वर्ल्ड में ख़त्म कर दिया है, कैसे होगा। उसके बाद अली ब्रदर्स, दो भाई थे, और मोहम्मद अली, ठीक है, ये दोनों भाई थे। हाँ कोई बोला क्या, अच्छा ये बाहर से। उसके बाद क्या, हमको लगा कि कोमल बोल रही क्या। उसके बाद क्या, गांधी जी देखिए इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे, बोले कि इंडियन लोग तो ऐसे परेशान हैं और इसमें मुस्लिम का भी सेंटीमेंट जुड़ रहा है, और कॉमन वो है जो आपका एलाइज हुआ है, वो कॉमन है, ब्रिटिश ही है। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने पूरा क्रश किया है उधर ऑटोमन एम्पायर को, इंडिया में ब्रिटिश ने ही दुख पहुंचाया है। तो कॉमन एनिमी के अगेंस्ट दोनों सेंटीमेंट्स को उठाया जाए, जो कि 1857 में हुआ था। हाँ यूनाइट किए हैं, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट से जोड़ दिए हैं। जब ये जोड़ दिए हैं तो जाहिर सी बात है मोपला अपराइजिंग क्या है, मोपला अपराइजिंग कहा जा रहा है कि ये हिंदू के अगेंस्ट नहीं था, ये एक्चुअली ब्रिटिश के अगेंस्ट था। हाँ वो उसके अगेंस्ट था। क्यों? क्यों हिंदू के अगेंस्ट नहीं था? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम तो साथ साथ काम कर रहे थे उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ये दलील है ऑथर का,
बहुत अच्छा दलील है, बहुत सही दलील है, बहुत सही दलील है। और ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो रहा था, इन्फॉर्मेशन बहुत पास, बहुत पढ़ने लिखने पर आदमी उस समय बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, अभी तो आदमी पूछता भी नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, देख लेता है। अरे लोग जाते थे, दौड़ते थे, बार लोग जो सैलून में है वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तब नहीं इतना बड़ा क्रांति हुआ, नेशनलिज्म हुआ, और अपने भाषा में पढ़ रहे हैं। अभी तो लोग अपना ठेठी बोलने में आदमी शर्माता है, हम ठेठी क्या बोले। उस समय रीजनल लैंग्वेज में चलता था और एक से एक महान राइटर होते थे उस समय। इनको ही देख लीजिए ना, राजा राम मोहन राय को ही देख लीजिए, वो कितना ज्ञान नहीं था उनको, हर बंगाली में लिखते थे वो, पर्शिया में लिखते थे वो। तो कहने का मतलब क्या था, इंटेलेक्चुअल क्लास बहुत ज़्यादा था उस समय भी, और वो मैसेज नेशनलिज्म का, यानी कि हर जगह नेशनलिज्म का बात पहुंचाया जा रहा था। इसलिए कह रहा कि क्या कह रहा है कि टेनेंसी लॉ के अगेंस्ट था, समझे ना। तो यही बोला कि इट रिजल्टेड इन मोपला रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर एंड देयर हिंदू लैंडलॉर्ड। उसका हिंदू लैंडलॉर्ड, हिंदू कम्युनिटी का नहीं, उसका लैंडलॉर्ड। क्यों, एजेंट तो यही है, एक्सप्लोइट जो कर रहा है हिंदू लैंडलॉर्ड से। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू पे विरोध नहीं हुआ है, वो लैंडलॉर्ड, यदि लैंडलॉर्ड मुस्लिम भी रहता उस पर विरोध होता। द फेरी स्पीच बाय द मुस्लिम रिलीजियस लीडर, ठीक है, जो एक विवाद जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर ने दिया था, खिलाफत मूवमेंट एडेड टू द रिलीजियस फेवर ऑफ ऑलरेडी डेस्परेट पीजेंट्री, इट लेड टू द एट्रोसिटी कमिटेड बाय सेगमेंट ऑफ मोबिलाइज अगेंस्ट हिंदू रिगार्डलेस ऑफ कास्ट। वही बोल रहा है, कोई कास्ट का कुछ भी हो। अब ये थोड़ा सा रिलीजियस एंगल भी पकड़ना शुरू कर दिया रामानंद जी, समझ रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई लीडर आता है, भड़काऊ भाषण देता है, तो थोड़ा सा ये सांप्रदायिक हिंसा भी कन्वर्ट हो रहा है आस्ते आस्ते। हिंदू ही है, सबको बंधक बना के रखा है, मुस्लिमों उठो, अब उठो, अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे। ये भाषण कर दिए तो हो गया ना, बहुत बड़ा बात हो जाएगा। यही चीज़ हुआ है। सम सेक्शन रिसोर्टेड टू रिलीजियस बाइगेट्री। बाइगेट्री क्या होता है रामानंद जी? हाँ बिल्कुल, तो वही बोला कि किसी ने क्या किया, रिलीजियस घृणा, यानी कि रिलीजियस का त्रुटिकरण किया है, है ना, कर सकते हैं देखते हैं। मोबिलास हैड बीन अमंग द विक्टिम्स ऑफ ऑपरेसिव एग्रीगेंट रिलेशन प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश। बोल रहा है ना कि मोबिलास वो सेक्शंस थे कि जो ब्रिटिश के वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उसके टेनेंसी लॉ की वजह से। हाउएवर इंसिडेंट्स ऑफ मर्डर, लूटिंग एंड फोर्स कन्वर्जन लेड मैनी टू डिस्क्रेडिट द अपराइजिंग एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलीजियस बाइगेट्री। मगर जो इंसिडेंट मर्डर हुआ है, लूटिंग हुआ है, फोर्स कन्वर्जन हुआ है, फोर्स कन्वर्जन मतलब क्या है कि मुस्लिम को हिंदू में कन्वर्ट किया गया, इस टाइप का जो भी चीज़ हुआ है, ये क्या करता है, ये क्या बोलता है कि ये एक तरह से रिलीजियस बाइगेट्री का रूप दिया गया है, यानी कि रिलीजियस लाइन पे खेला गया है चीज़, हाँ क्रिएट किया गया है। हाँ, मॉडर्न खिलाफत लीडर लेमेंटेड दैट द रेबेलियंस एलिनेटेड द हिंदू सिंपैथी। जो मॉडर्न खिलाफत लीडर थे उस समय, वो क्या बोले थे कि हिंदू सिंपैथी को वो करने के लिए, एलिनेट करने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए किया गया था। देयर वर एक्सेस ऑन बोथ साइड, रेबल्स एंड गवर्नमेंट ट्रूप्स। और दोनों साइड में रेबल ने भी इसको प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट ने भी इसको क्रश करने का प्रयास किया है। क्यों, मूवमेंट हो जाएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिस्टेबल हो जाएगा, है ना। अभी देखो राइट हो जाएगा तो डिस्टेबल हो जाएगा, तो मिलिट्री एक्शन होगा ना, कल जैसे बताए थे ऑपरेशन पोलो। डू नॉट जज, इसलिए रामानंद जी, इसलिए देखिए, अब इसलिए ये वर्ड बोला कि इसलिए जज नहीं करते आपके आइडियोलॉजिकल प्रिज्म से। कितना बढ़िया एडिटोरियल है, कितना खूबसूरत एडिटोरियल है कि नॉन पार्टीजन एनालिसिस होना चाहिए इसका, ठीक है। और ये नहीं कि रिलीजियस लाइन पे आप चीज़ों को लिखिए, आप तो नहीं तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर देंगे बैठ के मलयालम मूवीज़ में। इसलिए जो सही है वो दिखाइए, ये नहीं दिखाइए कि मुस्लिम ने हिंदू पे अटैक किया है, आप ये दिखाइए कि मुस्लिम ने ब्रिटिश के अगेंस्ट किया है, और उस बीच में यदि मुस्लिम भी रहता उसको भी मारता वो लैंडमार्क को। दूसरा क्या है कि यानी कि नॉन पार्टीजन एनालिसिस होना चाहिए, यानी कि कोई भी बीच में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जो क्लियर कट है वही दिखाना चाहिए। ऑफ अपराइजिंग मेक क्लियर दैट मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट, यानी कि बहुत सारे फैक्टर थे, केवल एक फैक्टर नहीं थे, बहुत सारे फैक्टर हो कि वो अपराइजिंग हुआ था, नंबर 1। दूसरा क्या है, दे इंक्लूड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी थे। क्या, पैसा ही नहीं है जेब में खाने के लिए, गुस्सा आएगा आदमी को। अभी देखो, यदि जेब में पैसा नहीं रहेगा और तुम बेरोजगार रहोगे और तुमको स्टेट हेल्प नहीं किया, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आंदोलन कर दोगे, वही है। एंगर अगेंस्ट फॉरेन रूल, बाहर से अटैक कर रहे हो, टेनेंसी लॉ लेके तुम आ जा रहे हो, हम पे धावा मार रहे हो, इसलिए हम दिमाग खराब हो गया मेरा, ठीक है। above all it was an agrarian revolt that simultaneously took on the gap of anti-colonialism and anti-fantism। बोला कि सबसे ऊपर बात यही है कि आप ये समझिए कि ये एंटी कॉलोनियलिज्म का बात था, यानी कि ब्रिटिश को
क्रश करने की बात थी। हाँ, एग्रीगेट मूवमेंट था, यानी कि एग्रीकल्चर से प्रभावित करके ये मूवमेंट बना।